अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह का आगाज़ बखैर हो। मैं हूँ राफ़िया आवान और मैं हूँ रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और आज के प्रोग्राम की अच्छी बात यह है कि हम छोटी छोटी सी अपनी कामयाबियों को नोटिस नहीं करते। हम अगर रोज़ अपना तकाबुल करें, खुद से कंपैरिजन करें, जो गुजरा हुआ कल है कि कल हमने क्या किया था और आज हम क्या करें, तो हम कहीं ना कहीं राफ़िया एक कदम आगे बढ़ते हैं और हमें अपनी कामयाबियाँ नज़र आती हैं। और यही कामयाबियाँ हैं जो लॉन्ग टर्म में एक हम अगर कहें वसीउल मियाद अगर हमारी कामयाबियाँ तो उसकी ज़मानत बनती है, हमें मोटिवेट भी करती हैं कि हाँ, हमने कल जो गलती की थी आज हम उसको बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है रिजवान कि आप छोटे छोटे माइलस्टोन बनाएं और उन्हें अचीव करें। जब छोटे छोटे से टारगेट्स बनाएंगे तो उन्हें जल्दी जल्दी अचीव करेंगे और आप जब देखेंगे साल के अख्ताम पर आपने एक बड़ा टारगेट अचीव कर लिया होगा। ये रातों रात जो सक्सेस वाली बात है ना, ये मेरी समझ से बाहर बस है। इसको पेन डाउन नहीं करना चाहिए। आपने जो कामयाबियाँ हासिल की आपको बिल्कुल। कहीं ना कहीं लिख के रखनी चाहिए ताकि आप उनको देख सके और आपको फिर याद दिहानी भी हो कि हाँ, ये कामयाबी हमने हासिल की तो इसमें ये मुश्किल थी, पूरी स्टोरी बन जाती है। खैर जी, आज है एक खूबसूरत सी सालगिरह और ये सालगिरह है तीसरी सालगिरह। और आयशा नूर की सालगिरह है। सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से हम आयशा नूर को कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हज़ारों साल और तुम्हारे हर साल के दिन हो 50,000। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, सेहत सलामती वाली खूबसूरत ज़िंदगी, अच्छे नसीबों वाली ज़िंदगी अता करे। हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान की आमीन। जो हमारी इकाई है, माशरती इकाई है, एक यूनिट, एक इंसान बेहतरीन इंसान बन के सबके लिए नमूना बने कि कैसा अच्छा इंसान होता है। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के पोलिटिकल सिचुएशन की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार मुकम्मल हुआ। कल नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म हैं, जबकि खुद वो दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। इससे कबल 11 अप्रैल 2022 को वज़ीर आज़म बने थे और अगस्त बिल्कुल। तक और रहे। ये भी बताना ज़रूरी है कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं बिल्कुल। और दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं। वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज़ हैं, तो 5 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में उन्हें एक अहम और बड़ा ओहदा दिया गया है। और नौमुंतखब वज़ीर आज़म कल जब गए प्राइम मिनिस्टर हाउस तो उनको वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान, गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम मोहम्मद और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, जबकि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने भी इस हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की है। इसके साथ साथ आपको बता चलें कि कल तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक हुए। जबकि वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और इसके बाद PM हाउस के जो ऑफिस है उसके स्टाफ का, अफसरान का तारुफ करवाया गया नौमुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से। और इसके साथ साथ कल एक और जो इवेंट था, हैपनिंग थी, वो सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर आज़म हाउस से रवानगी थी। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दीगर क़यादत के हमरा रुखसत किया। और जो फ़राइज़ जिनके लिए उन्हें ये मनसब दिया गया था, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए इंतखाबात का इनेकाद करवाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी थी और निगरान हुकूमत ने ये जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद कल मुकम्मल हुआ ये तमाम तर सिलसिला, जिसके बाद अब काबीना की तश्कील होगी और इसके अलावा हम देखेंगे सूबों में भी तश्कील होगी। कल एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हलफ बर्दारी के बाद जिस तरह से मुलाकात की मोहम्मद नवाज़ शरीफ से, जो कि कायद है मुस्लिम लीग नून के, फिर मुबारकबादें वसूल की। और यही सिलसिला न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से बल्कि दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से उनको मुबारकबाद के पैगाम, तहनीती पैगाम दिए जा रहे हैं वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे दोस्त ममालिक उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें मिलकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी सोच है कि जब आपने सबने मिल के ग्रो करना है, मिलकर तरक्की करनी है और सबने अपनी मईशत को आगे बढ़ाना है, तो ये नुक्ता, इस पर नज़र बहुत ज़्यादा अहम है रखना कि हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है ताकि एक दूसरे के लिए हम इक्वली बेनिफिशियल हो सकें। तो कल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब कल हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब हुई तो नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ से वज़ारत उस्मा का न सिर्फ हलफ लिया बल्कि वहाँ पर ऐवान सदर में एक बहुत खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़िद हुई जहाँ पर बहुत सारे सियासी लीडर्स मौजूद। और इसी तकरीब में जो मुलाकातें हुई हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ की, और फिर इसके बाद अब चूँकि वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं तो अब
इनके हवाले से मशहूर ये है कि इनको हमारे चीनी दोस्तों ने एक खिताब दिया था, वो था पंजाब स्पीड का। अब पाकिस्तान स्पीड 16 महीने इससे कबल जो हुकूमत थी उसमें उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और उसकी भी पूरी दुनिया मुतरिफ है। कल अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की, मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौ मुंतखब अरकान से मुलाकात की और उसमें आइंदा के लाहे अमल के हवाले से गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर गुफ्तगू की गई, अहम उमूर के हवाले से, ख़ासतौर पर निगरान हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। फिर साथ ही साथ जो उनका पहला खिताब था वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली में, जिसमें उन्होंने मिसाक मुफाहमत की बात की, मिसाक मैशत की बात की, सबको आगे एक साथ लेकर चलना, क्योंकि ये तो सबके सामने है, क्लियर पिक्चर है कि जितने मसाइल हैं उनका हल किसी एक जमात के पास नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये विजन दिया कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। और बिल्कुल याद होगा आपको जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे तो तब भी उन्होंने जब बहुत जानदार एक तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि जब मैं कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ था तो मैं मीसाक मईशत की बात कर रहा था, आज मैं कायद ऐवान हूँ तो मैं मीसाक मुफाहमत की बात कर रहा हूँ। और ये बहैसियत वज़ीर आज़म होने के एक बहुत बड़ा डायलॉग मैं समझती हूँ कि है उन तमाम लोगों के लिए जो हाथ नहीं मिलाना चाहते, उन तमाम लोगों के लिए जो आगे नहीं बढ़ना चाहते। और ये एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि इन्विटेशन है वज़ीर आज़म की जानिब से कि आए, मिल बैठ कर बात करें और मुल्क की मफाद की बात करें। और ये जिस मीटिंग के जिस इजलास की फुटेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये कल वज़ीर आज़म ने अपना ओहदे का हल्फ उठाने के बाद ये इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने मुलाकात की। ख़ास तौर पर जो SIFC का क़याम था उनके गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, उसके तहत होने वाले इक़दाम और पाकिस्तान के मईशत से जुड़े दीगर मामलात के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से जो कल इजलास हुआ उस पर गुफ्तगू की गई। इस हवाले से मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी डायरेक्शंस दी हैं उन्होंने वज़ीर आज़म बनते साथ ही। ख़ासतौर पर अगर FBR की बात करें तो रिफ़ंड्स जारी करने के हवाले से ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी, जिसमें ताजरों को उनके टैक्स रिफ़ंड्स जारी किए जाएंगे, जिससे एक दफ़ा फिर अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामला कहीं रुक रहे थे तो वो एक दफ़ा फिर रवां होंगे और मामला आगे बढ़ेंगे, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नई इंपोर्ट्स होंगी, फिर एक्सपोर्ट्स करने में फ़ायदा होगा। और ये वो सिलसिला, ये साइकिल चलाना इंतहाई अहम था और ये बहुत मुश्किल भी हो गया था। पिछले गुज़श्ता कुछ सालों में आप देख रहे थे कि जो सूरत हाल थी उसमें हमारा ट्रेड रिजवान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा था, हमारी दरामदाद बरामदाद मुतासर हो रही थी। कितना ही खाम माल ऐसा है जो कि पोर्ट्स पर पड़ा हुआ है और ऑर्डर का मुस्तहिक है कि यहाँ से रिलीज़ हो। तो अब जब आ चुके हैं नौमुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, तो यकीनन तमाम बिज़नेस कम्युनिटी भी इस हवाले से जानना चाहती है कि आगे आने वाले वक्त में क्या लाहे अमल भी होगा और साथ में ये है कि हमारी ट्रेड और मईशत पर भी बात होगी और मईशत के लिए सभी के लिए रास्ते भी खुलेंगे। और जितने भी मईशतदान हैं वो तो ये कहते हैं कि मईशत को चलाना, और जब ये चलती है और इसमें बूम आता है तो एक दफ़ा फिर इसको स्लो डाउन भी करना पड़ता है। दीगर मामला इंशाल्लाह किसी ना हम किसी अपने जो इकनॉमिक एक्सपर्ट है उनसे भी बात करेंगे कि ये मामला कैसे, इसमें जो पूरा साइकिल है वो कौन कौन से फेजेस होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं हम सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पर हमने आयशा नूर से आज प्रोग्राम का आगाज़ किया। तो बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बदलते मौसम और माहौलियाती तब्दीली, फिर बच्चों को परवान चढ़ाना। राफिया, ये ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा चैलेंज है। माएँ उनकी बात सुने तो सबसे पहले यही लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद जो है, और अब इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। जो कंप्लेंट्स होती हैं या फिर अगर कभी कभार उनको गुस्सा भी आता है तो वो यही होता है कि बच्चों से फुर्सत मिले तो हम कुछ करें, तभी कुछ करें। लेकिन माँ बाप बहुत एक तो खूबसूरत रोल प्ले करते हैं बच्चों की तरबियत में, लेकिन साथ साथ मुझे ये लगता है रिजवान कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं जहाँ आपको ये पता नहीं लगता कि हमारा बहुत ज़्यादा उनको खिलाना पिलाना उनकी सेहत के लिए बेहतरी का बाइस बनेगा या उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। मैंने माओं को अक्सर देखा है कि वो चाहती हैं कि बच्चे ये भी खा लें, वो भी खा लें, वो भी खा लें, सब कुछ खा लें और वो जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई खामी भी है, इसमें कोई और बात भी है जो करने के लायक है, और वो ये है कि चाहे छोटे बच्चे हैं उनकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ख़ास मिकदार में ख़ास तरतीब के साथ खाया जाए ताकि उनके अंदर मोटापा ना हो। हम ये भी जानना चाहेंगे आज कि क्या मोटापा कोई बीमारी भी है या फिर सिर्फ खाने की ही वजह से इसको कंट्रोल किया जाता है? कि जो चब्बी बच्चे होते हैं, थोड़े से हेल्दी होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं,
जिनके गाल फूले होते हैं या बाजू जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे रुई के हैं, तो प्यारे भी बहुत लगते हैं। ये जो अम्मियों वाली सोच होती है ना, उसके बाद फिर बच्चों के लिए कुची लगते हैं वो। हाँ ना, मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, खुद मुश्किल हो जाता है कि उनके लिए बैठना देर तक, चलना या फिर खेलना दौड़ना बाकी बच्चों की तरह जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये कितना ज़रूरी है कि जो वो खा रहे हैं उनका वेट, उनकी हाइट और ख़ासतौर पर उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखा बहुत बहुत ज़रूरी। यही तमाम सवालात हम लेकर जाएंगे। सुबह पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूबिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो डॉक्टर रूबिया ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि क्या ओबेसिटी, मोटापा कोई बीमारी है? एब्सोल्युटली। द फनी थिंग इज कि ये हमें बहुत बाद में पता चला। बाकी बीमारियां तो हमें टाइम के साथ साथ जैसे पता चलती नहीं, बट दिस इज समथिंग दैट वी जस्ट डिस्कवर्ड फ्यू डेकेड्स अगो। और दूसरा जो आपने बच्चों की बात की, दैट वाज रियली वैलिड वन, बिकॉज 1990 से 2022 टू बी प्रिसाइज, बच्चों की ओबेसिटी का रेट 4 गुना बढ़ा है। सो इन जस्ट दीज 30 इयर्स लिटरली बच्चे जो हैं 4 गुना ज़्यादा जो है ओबीस बच्चे हैं पूरी दुनिया में। एंड दिस इज क्वाइट डेंजरस, बिकॉज अगर आप इसी प्रोजेक्शन के तहत अगर आगे देखते रहे तो अगले 30 सालों में क्या होगा। तो अगर ये 4 गुना रेट से ही बढ़ता रहा तो देन वी आर प्रीटी मेस्ड अप प्लेस। और सबसे बड़ी बात ये कि यही बच्चे कल को एडोलेसेंट होंगे, फिर 18s में होंगे, टीन्स में, एंड देन लेटर ऑन एडल्ट्स होंगे। तो ये एक साइकिल चलता रहता है एंड इट डजंट ब्रेक। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज जब आपके जिस्म में एक दफ़ा फैट सेल्स डेवलप हो जाए, यू कैन श्रिंक देम। आप उनको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा खा के कम खा के, पर आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो जो लोगों के दिमाग में एक कंसेप्शन होता है ना, कोई नहीं बड़ा होंगे तो खुद ही ठीक हो जाएंगे, वो किसी ना किसी पॉइंट पे वो उनका बचपन का मोटापा भी उन्हें कैचअप कर लेगा। बिल्कुल सही। और इसकी रीज़न क्या होती है वैसे, ये जो खासतौर पर 1990 से 2022 तक 32 सालों में जो हुआ, इसकी रीज़न? सो बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लोग अब उस तरह एक्टिव नहीं हैं। जो रेस थी, इकोनॉमिक रेस जिसे हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उसमें ढेर सारे घर बने, पार्क्स कम हो गए, बच्चों की एक्टिविटीज़ कम हो गई, फोकस हो गया मोर ऑन डूइंग थिंग्स विच विल गेट यू एकेडमिक अचीवमेंट्स, लेकिन लोगों ने फिजिकल अचीवमेंट्स को पीछे छोड़ दिया। और दूसरी बात ये कि मैंने बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट देखा है हमारे यहाँ, वो ये कि एक्सरसाइज को एक लग्जरी समझा जाता है। लोग समझते हैं कि सिर्फ एलीट या रिच लोग कर सकते हैं, ये हर एक के काम की चीज़ नहीं है, विच इज़ अ रियली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मतलब एक्सरसाइज इज फॉर एवरीबडी, हर बंदे के लिए ज़रूरी है किसी ना किसी लेवल पे। एक चीज़ जो रिपीटेडली डॉक्टरों से पूछी जाती है, और मेरे एस्थेटिक क्लिनिक में तो सुबह शाम पूछी जाती है, वो ये कि डॉक्टर साहब ये बता दें मैं जवान कैसे रहूं। एंड मैं थक गई लोगों को बता बता के कि जो फुल प्रूफ नुस्खा है आपका टू स्टे यंग इज बाय गेनिंग मसल एंड एक्सरसाइजिंग। तो खवातीन के लिए, मर्दों के लिए, हर एक के लिए, तो वो कोई करना नहीं चाहता। वो और ये फैक्टर भी है कि बच्चा लगे खाते पीते घर गए। वो भी, और जैसे आपने कहा क्यूट लगते हैं, शमिंग बेबीज लुक क्यूट। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर रूबिया कि इसका कोई जेनेटिकली भी ताल्लुक बनता है बच्चों का, कि वो जेनेटिकली भी होते हैं ओबेस? साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजिकली कितना बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, या बच्चों को, दूसरे बच्चों को देखकर बच्चे बुली करते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो बहुत शुरू हो गई है वो ये कि हमारे हम रियलाइज नहीं करें कि ये एकेडमिकली भी दीज किड्स आर बिहाइंड। तो जो बच्चे आपके ये दिस इज व्हाट रिसर्च एंड स्टडीज हैव शोन अस, ये कोई मतलब मन घर कहानी नहीं है, लेकिन जो बच्चे ओबीज या जनरली ओवरवेट है वो एकेडमिकली भी कम परफॉर्म करते हैं, उनकी स्कूल की अटेंडेंस कम होती है। सो इट इफेक्ट्स यू इन मल्टीपल वेज। यानी कि सिर्फ ये नहीं होता कि वो सोशली अपने आप को फील करते हैं कि हम थोड़ा सा पीछे हैं, लैग बिहाइंड कर रहे हैं, वो एकेडमिकली भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो देन इट इफेक्ट्स देम इन एवरी वे, इजंट इट? मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है, स्ट्रेस ईटिंग एक बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। व्हेन वी आर सैड वी लाइक टू ईट, दैट्स जस्ट हाउ वी आर। आई मीन अगर आप सोचें सर्दियों के मौसम में हर बंदा क्रेव करता है गरम गरम हलवा मिल जाए, कोई अच्छी सॉफ्ट अच्छी सी मजे की चीज मिल जाए, बहाने ढूंढते हैं हम खाने के, बहाने ढूंढते हैं खाने के। एब्सोल्युटली। एंड सिमिलरली जेनेटिक्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। इफ यू आर हैव बिग बोन्स, व्हिच वी कॉल बिग बोन्स बट व्हाट आई कॉल इज जीन्स, यू विल जनरली हैव अ टेंडेंसी टू गेन वेट। तो आपको ये नहीं समझना कि भाई मुझे क्या फायदा अच्छा खाने का, मैं तो मोटा रहूंगा सारी उम्र। आपने उसको काउंटर करना है कि आई हैव टू मेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा एफर्ट टू स्टे थिन। बिल्कुल सही। अब कुछ सिर्फ माओ का किरदार होता है, कुछ अब्बा जी होते हैं जिनका होता है कि जो खा रहे हैं साथ बच्चा भी खाएगा, चाहे वो जंक फूड ही सही। फिर ग्रैंड पेरेंट्स और घर में बाकी लोग मौजूद, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो फैमिली का ज़्यादातर होता है वो जॉइंट फैमिली होती है। तो वहाँ पर कितना ख्याल रखना है कि बच्चा कैलकुलेटेड खाना खाए, और जो चीज़ें खा रहा है खासतौर पर जंक फूड की, वो उसकी खुराक का हिस्सा ना। देखिए, जंक फूड इज एन एब्सोल्यूट नो। There is no compromise. You can't say कि थोड़ा सा इंडल्ज कर लें, it doesn't work like that. हम जो जंक फूड खा रहे हैं वो सिर्फ प्रोसेस्ड शुगर, फूड कलर एंड दैट्स इट।
वो सिर्फ और सिर्फ शुगर और फूड कलर है। अगर क्रिस्प भी आप खा रहे हैं उसके अंदर इतना फैट, इतने कार्ब्स, इतना सॉल्ट है कि आपका एक बैग ऑफ क्रिस्प इज इनफ टू लास्ट यू वीक्स वर्थ ऑफ सॉल्ट इनटेक। सो दैट्स टू हाई। ये बहुत हाई लेवल्स ऑफ बच्चे सॉल्ट चावल नहीं खाते, खाना नहीं खाते, दूध नहीं पी रहे, लेकिन माएँ कहती हैं कि चल अगर चॉकलेट खा रहा है या बाजार का जूस ऐसे पी ही रहा है, ब्रेड खा रहा है या रस खा रहा है तो ये ठीक है। और Which is so चॉकलेट से wrong. याद आया, बहुत सारी माएँ अक्सर यूं करती हैं कि ब्रेड के ऊपर जो सिल्क चॉकलेट्स होती हैं, आई Yes. वॉन्ट टेक नेम, वो बहुत सारा Absolutely. लगाकर वो दे जाती हैं उनको, और जो उनकी प्रोटीन है, अंडा खाना है या दूध पीना है, वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होता रहता है। हम ये भी जानेंगे आपसे डॉक्टर रूबिया कि ये जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी, मोटापा, इससे जुड़ते हुए और मसाइल कौन से हैं? क्या बच्चों को स्लीप साइकिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि आने वाले वक्त में उनकी बोन में फटीग हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज पर भी बात कीजिए। सो ये एक बड़ा होलिस्टिक हेड टू टू इफेक्ट करता है आपको ओबेसिटी। ओबेसिटी में आप देखें, आप अपना वजन सारा दिन 24 आवर्स कैरी कर रहे हैं। इफ यू आर 40 इयर्स ओल्ड फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ, 40 साल से आई हैव बीन कैरिंग दिस 65 किलोग्राम्स ऑफ बॉडी वेट मोर और लेस। पॉइंट बीइंग कि वो सारे जॉइंट्स आपके हैं वो डिपेंडेंट जॉइंट्स हैं आपके, दे आर गेटिंग फटीग्ड एंड वोर्न आउट। तो ओवर टाइम ये 100% होगा। गिफ्ट ऑफ एज जो है, जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाती है, नो मैटर हाउ फिट यू आर। जैसे आप 40 क्रॉस करते हैं गोडों में दर्द शुरू हो जाती है, 50 क्रॉस करते हैं हिप्स में शुरू हो जाती है। पॉइंट बीइंग कि दीज जॉइंट्स आर एक्चुअली वेयरिंग एंड टेयरिंग, आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। That's just how Allah has created us, so we have to go with it. The aging factor. Exactly, and this is a cycle of life. इसको accept करना अच्छी बात है। So how mothers can solve this issue from home? I feel and I must say this, kids learn from us. अगर आपके घर में माहौल ऐसा है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बच्चा क्यों नहीं करेगा? जैसे हम रिलीजन के बारे में बात करते हैं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका बच्चा आपको देख के नमाज पढ़ेगा। दिस इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। दे डू व्हाट दे सी, तो वो आपको इमिटेट करते हैं। और आप घर में माहौल ऐसा बनाए, 5 मिनट, मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर चैलेंज देती हूँ कि आप टाइमर लगाएं 5 मिनट का और 5 मिनट फुटबॉल खेलने अपने बच्चों के साथ, एंड आई प्रॉमिस यू आप 5 मिनट नहीं लास्ट कर सकते, क्योंकि बिल्कुल हम ऐसे ही। एडल्ट इतनी जल्दी फटीग कर जाते हैं, हमारी इतनी छीम बोली हुई है नौकरियां कर करके, सारा दिन बैठ और बैठ अक्सर के। हम बच्चों के बारे में माफ कीजिएगा, हम ये भी देखते हैं कि बच्चे थकते नहीं और ये सवाल करते हैं कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है इनमें। एग्जैक्टली और उनको आप जो बताएंगे कि ये नॉर्म है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो वही नॉर्म समझेंगे। अगर उनको लगेगा कि अनहेल्दी ईटिंग, स्लीपिंग लेट, वेकिंग अप लेट, बीइंग लेथार्जिक ऑल डे, अगर ये नॉर्मल रूटीन है, वो उनकी नॉर्मल रूटीन ही रहेगी। हाँ, बट अगर वो आपको देखेंगे आप टाइम पे सो रहे हैं, आप पूरे 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, 6 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे आप पी रहे हैं, 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो उनको ये लगेगा कि तो सारे करते हैं। वो तो जब बाद में उन्हें पता चलेगा कि नहीं ऐसे सारा नहीं करते, तो वो और बात है। अच्छा, बिल्कुल आपसे सही। हम ये भी बात करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल रिपोर्ट देख रही थी शुगर के ऊपर, कि शुगर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और शुगर ब्लॉक्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर। चाहे अगर हम फलों की बात करें तो उसमें फ्रक्टोज है, या नॉर्मल सुक्रोज शुगर है, और दूध की बात करें तो उसमें लैक्टोज है। जब हम बहुत ज़्यादा ओबेसिटी या मोटापे की तरफ जा रहे होते हैं, बात करते हैं, तो आपको लगता है डॉक्टर साहब कि वी हैव टू कैलकुलेट एवरी बिट कि जी ये शुगर को भी कट करना है, या इतने छोटे बच्चों के लिए कि आने वाले वक्त में शुगर को लेके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? So keep it simple. My first and foremost advice to everybody who's trying to lose weight is keep it simple. ऐसी कोई चीज़ अडेप्ट ना करें जो आपको ना आप कर सके फॉलो और आपको ब्रेन पेन दे और आप छोड़ दें, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल रूल एक है, नो एडेड शुगर। अगर आप सोचें कि आपने जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसमें एडेड शुगर हो, यू विल बी शॉक्ड एंड एस्टोनिश्ड कि आपकी काफ़ी चीज़ें गायब हो जाएंगी। क्योंकि आप जब बैक ऑफ अ पैकेज पढ़ेंगे, जैसे नूडल्स हमारे इतनी पॉपुलर है, किड्स लव नूडल्स, इट इज़ द मोस्ट अनहेल्दी फूड दैट इज देयर। अगर आप उसका पैकेज पीछे पढ़े, अगर कोई ऐसा नूडल वाला है जिसने लिखा हो कि उसके अंदर एग्जैक्ट कंटेंट क्या है, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि उसके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड शुगर की फॉर्म है, जिससे आप फ्रुक्टोज सुक्रोज की बात कर रही थी। एंड द अदर थिंग इज आवर बॉडी इज नॉट मेंट टू हैव सो मच शुगर। हमारा जिस्म तैयार ही नहीं है इतनी शुगर को प्रोसेस करने के लिए, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है कबाड़ा। तो वो आपको डायबिटीज, प्री डायबिटीज, यू विल बी शॉक टू नो कि एशियन एथनिसिटी यानी हमारे यहाँ, हमारा जो हिस्सा है साउथ ईस्ट एशिया, कितने लोग यंग लेट 30s एंड अर्ली 40s में डायबिटिक और प्री डायबिटिक है। इट्स अनरियल। अब पेशेंट्स आते तो हैं 20s में आ गई है ये डिजिट जो है, जो एज फैक्टर है जिसमें डायबिटीज डायग्नोज हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, अब वेट बच्चे का, उसकी एज, वेट और हाइट, देखते हैं बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव हैं, फिजिकली एक्टिव है, लेकिन वो वेट गेन नहीं करते। बनिस्बत उन बच्चों के जिनका वेट थोड़ा सा गेन हो गया है और वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, उनका वेट भी ज़्यादा है। ये नॉलेज पेरेंट्स को होना कितना ज़रूरी है कि बच्चे की एज के हिसाब से उसका वेट और उसकी हाइट
इसको मेंटेन होना चाहिए बजाय से कि बच्चे के ऊपर ओवरबर्डन हो बच्चा। एब्सोल्युटली, और अब हमारे पास बड़े टूल्स आ गए हैं। तो आप देखिए, जो आपके पास हाथों में फोन है, विच इज सो इजी, इट्स सच इजी एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आप WHO का क्राइटेरिया गूगल कर लें फॉर हेल्दी ग्रोथ इन अ चाइल्ड, तो देयर इज सो मच एडवाइस देयर। वहाँ पे चार्ट्स हैं जिसमें आप प्लॉट कर सकते हैं, बहुत सिंपल ईजी चीज़ जो कोई भी फॉलो कर सकता है कि आपके बच्चे का वेट आप डालते हैं, हाइट डालते हैं, वो आपको बता देता है, और बड़ा कलर कोडेड है। तो वो आपको बता देता है कि अलार्म बेल्स, यूर इन द रेड जोन, सो अलार्म बेल्स शुड गो ऑफ, ग्रीन जोन में यूर हैप्पी, येलो, यू नो, सो देयर आर डिफरेंट रेंजेस विच टेल यू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। I wouldn't want people to become obsessive about it, क्योंकि फिर it goes the other way and it becomes more unhealthy. लेकिन थोड़ा सा conscious activity, physical activity 5 to 6 times a week करना, balanced diet खाना, and sleep is very important. हम sleep neglect कर देते हैं, that's related to obesity directly. अच्छा डॉक्टर रूबिया, चैलेंज भी तो है ना, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, दोनों के पास वीक में अगर एक दिन टाइम बचता बहुत है बड़ा एक तो उसमें घर के इतने सारे मामलात होते हैं या बाकी मामलात इतने होते हैं कि उसके लिए वक्त निकालना, फिर बच्चों को टाइम देना। When you want to do something, you make time. I've always believed that. I know I'm a bit harsh, क्योंकि उस दिन मेरे से कोई पूछा था कि आप मरीजों से कैसे टैकल करती हैं। I'm very harsh when they come in my clinic. मेरे कमरे से हमेशा आवाज आ रही होती है, चीनी कम करें, चीनी कम करें, चीनी कम। हमने पूछा था आपसे। अच्छा डॉक्टर रूबिया, वो कौन सी लाइन है जहाँ पर माँ बाप को अलार्म बजना चाहिए कि ये वो जगह है जहाँ इसके बाद अब हमारा बच्चा जो है मोटापे की तरफ जा रहा है या हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है, या फिर स्टेजेस टू स्टेजेस भी वेरी करता है कि इस एज ब्रैकेट में अगर इतना वेट हो गया तो हम कंट्रोल कर लेंगे, अगली एज ब्रैकेट पे जाने से पहले पहले हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लें? जनरली बच्चों की ग्रोथ स्पर्ट्स होती है, विच इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो इवन चिल्ड्रन हु आर स्लाइटली ओबीज, उनके साथ ये होता है कि जब वो ग्रोथ स्पर्ट वाले फेज से गुजरते हैं तो सारी बोन्स, मसल्स, हर चीज़ एलोंगेट होता है, एंड दे स्टार्ट एटलीस्ट लुकिंग थिनर एंड अपीयरिंग टू बी थिनर। उसका फायदा ये होता है कि आपको इंटरमिटेंटली ना नेचर एक ब्रेक दे रही है, तो आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है टू कंट्रोल योर चाइल्ड्स वेट। जो बहुत आसान लिटमस टेस्ट है वो जब आप उनके कपड़े खरीदने जाते हैं, सो देयर आर किड्स हु कांट बाय क्लोथ्स इन द किड्स सेक्शन एनीमोर। तो ये छोटे छोटे से क्लूज हैं जिसमें आपको ये पता चल जाना चाहिए कि देयर समथिंग रॉन्ग है एंड आई नीड टू वरी अबाउट इट। और आप अपने आप को देखिए, अपने घर का माहौल देखिए, बच्चे को पे तनकीद करने का कभी पॉजिटिव असर नहीं होता। दे वोंट डू थिंग्स इफ यू जस्ट टेल देम यू नो डोंट ईट दिस, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो तो खुद ग्रोइंग एज में है ना, उसे क्या पता कि उसके साथ क्या और, और अगर बच्चे को कुछ खिलाना है तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? एक तो गुस्सा नहीं करना, ये तो हमें पता है, तो बच्चे को गुस्सा नहीं करना। डोंट एक्सपेरिमेंट टू मच कि रोज एक नई सब्जी आ रही है, रोज एक नया इंग्रेडिएंट आ रहा है, क्योंकि बच्चा विल गेट कंफ्यूज एंड दे विल स्टॉप ईटिंग एवरीथिंग। एक चीज इंट्रोड्यूस करें और उसको परसिवियर करें उसके साथ, हफ्ता 2 हफ्ता। अगर आप अंडा इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो ट्राई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग, बॉइल्ड एग, ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड, यू नेम इट, डिफरेंट ट्राई करें, पूरे 3-4 हफ्ते उसी पे मेहनत करें और देखिए कि किस फॉर्म में वो एग लेते हैं। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट जस्ट व्हाट देयर ईटिंग, इट्स हाउ देयर ईटिंग। टाइमिंग जरा देखिए अपने बच्चों की कि आर दे ईटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। इफ देयर ईटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन तो वो प्रॉब्ली या खाना खा नहीं रहे हैं, कंसंट्रेशन से नहीं खा रहे हैं, वो घंटा घंटा लेके बैठे हुए हैं, दे नॉट चूइंग क्विक इनफ, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो एक जगह बनाएं, टेबल में उनके लिए डेजिग्नेट करें, यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। इट्स तो ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे खाना खाए होते हैं। दिस इज द सैडेस्ट माँ खुद पार्ट। देती हैं बच्चों को। No, and this is the saddest part, guys. We have to break this cycle. ये एंड इट्स हार्ड। आप जब करेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमने अपने बच्चों को कोल्ड टर्की किया था, उनकी जब अप्लायंसेस ली थी तो हम आपस में सोच रहे थे कि हमने तो या तो तलाक हो जानी, आज आप बहुत सारी माओं की फेवरेट नहीं रही। लेकिन हम जब बच्चे थे तो उस वक्त तो चले गैजेट्स था। नहीं थे या इस तरह के Exactly. स्मार्टफोन्स नहीं थे। Exactly. आज के बच्चे कैसे अवॉइड करें तब दूसरे सबको, gadgets थे। कैसे अवॉइड करें? तब दूसरे गैजेट से अम्मी की चप्पल ये वाले गैजेट्स से ना तो खाएं खाना, सब नहीं, यू हैव टू आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उनके गैजेट्स छीनेंगे सबसे पहले आपकी जिंदगी जीरो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो है ना कि अगर मैं अपने बच्चे से गैजेट ले लेती हूँ लेकिन जो पड़ोसियों के बच्चे करें या बिल्कुल। कजन्स के या मामू और चाचा के बच्चे करें तो वो फिर बच्चे पिन पॉइंट करते हैं कि मामा उनके पास तो है फोन, आप मुझे नहीं दे रही। और मैंने ये भी नोटिस किया, बड़ी अच्छी बात आपने की, अब आप जैसे हमारे बच्चों को हम कभी हेल्दी ईटिंग या कुछ कराएं तो आई फील कि वो आइसोलेट हो जाते हैं, वो किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते कि बाकी सारे अनहेल्दी। अच्छा खैर बच्चे थोड़ा सा ड्रामा भी करते हैं, थोड़ा अजीब जोन में मामा और वो लेथार्जिक सब करना कि आई एम वेरी सैड और इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। स्कूल में या अपने जो गैदरिंग है बच्चों की, वहाँ पर भी, प्ले ग्राउंड में भी, वहाँ पर भी बच्चे जब जिक्र करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का तो बच्चे वहाँ पर लेफ्ट आउट फील करते हैं। फिर घर आके जिस तरह के चेहरे बना के बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, हम पता नहीं कितने नेग्लेक्टेड नहीं, देखिए, बी स्ट्रांग, डोंट बी बुलिड बाय योर किड्स, बी स्ट्रांग एंड पर्सिवियर। और आपकी बी स्ट्रांग से मुझे आ रहा है, बहुत सारे एड्स आते हैं जो ये कहते हैं कि आप 1 चम्मच ये खा लें मिला लें और पानी में या दूध में, और आपके बोन्स भी स्ट्रांग है, आपके मसल भी स्ट्रांग है, और आप आपका चाहे कद कड़वे नीम जितना लंबा हो जाएगा।
क्या कहानी है? देखिए, सो सप्लीमेंट्स आर यूजफुल अगर आप में कोई डेफिशिएंसी हो। तो अगर आप में डेफिशिएंसी नहीं तो फिर वो तो समझे ना, एक पानी के जिसमें ग्लास का पानी, जिसमें पानी भरा हुआ है, सॉरी ग्लास में, उसमें आप ऊपर से डालते जाए वो स्पिल ही करेगा, उसका फायदा कोई नहीं होगा आपको। सो देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ सप्लीमेंट इफ यू आर ऑलरेडी ईटिंग नॉर्मली एंड हैविंग अ हेल्दी लाइफ। हाँ, माओ को ये अक्सर होता है कि जी नहीं बच्चा खा नहीं रहा तो चलो मैं कोई मल्टीविटामिन दे देती हूँ। इट विल नॉट रिप्लेस फूड, यू कांट डू दैट। आप खुद सोचे, एक शीशी में, एंड ऑब्वियसली विदाउट टेकिंग नेम्स, एक शीशी में अगर कोई केमिकल किसी ने किसी फैक्ट्री में बनाया है और उसमें उसने जो भी जुगाड़ लगा के क्लेम कर लिया कि इसमें ये ABCD सारे Z तक विटामिन हैं, खुद सोचें आप कि वो फिर उसके बाद एक शेल्फ पे जाएगा, शेल्फ पे पड़ा रहेगा, महीनों सालों के बाद आपके घर आएगा, आपके घर शेल्फ पे पड़ा आपकी रहेगा। बात सुन के तो मुझे लग रहा है रिजवान की सबसे पहले तो हमें माँ बाप को समझाना पड़ेगा, Probably. हमें मैंने उनकी कहा ना कि तरबियत आज करनी पड़ेगी, डॉक्टर साहिबा नहीं रही, पहले बहुत उनको बड़ी हमने सिखाना की फेवरेट पड़ेगा। कि अपनी दफा तो बच्चों को खाना पाल लिया, अब हमारी बारी है, तो इतना आसान नहीं है बच्चों को खाना और खिलाना। साथ में ये भी आप देखिए कि बच्चों को ब्राइब कर रहे होते हैं माँ बाप कि जी अगर आपने इतने नंबर्स लिए तो हम आपको पिज्जा देंगे, इतने नंबर लिए तो आपका बर्गर आ जाएगा, इतने नंबर, तो वो जो बीच रात के जो खाना खाया जा रहा होता है वो कितना रोल प्ले No, करता no, है obesity में? absolutely. देखिए, ancient man was not meant to eat. We were only meant to eat between sunrise and sunset. अगर एक रूल आप समझ लें, और ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने रोशनी के औकात में सिर्फ खाना खाना है, तो आप उससे रियलाइज करेंगे हम कितना कम खाना चाहिए। पर हमने 24 घंटे का खाना लंगर खोल दिया। हमने जी सुबह भी खाना है, शाम को भी खाना है, फिर रात को भी खाना है, फिर मिडनाइट भी खाना है, और फिर अगर आधी रात को कोई और भूख लगाती तो एक और स्नैक उठा के खा लेना। दैट्स लाइक 6 meals a day. Nobody should be eating so much. We are not meant to eat so much. आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। अच्छा बैक्टीरिया होता है हमारे गट में, वो ग्रो ही नहीं कर पाता क्योंकि सारा दिन उसमें चीजें फेंकते रहते हैं। इस पर अगर ताज़ा सब्जियां जो फ्रिज में रखी हैं या अपने अपने किचन में भी रखी हैं, वो अगर आप स्नैक्स से खा लें तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगी। डॉक्टर रोबिया उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में हमारे साथ हुई हैं और बड़ी शानदार बातें की आपने, हमें तो बहुत खुशी हुई है। अल्लाह करे कि पेरेंट्स इन बातों को फॉलो करें और बच्चों को ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मोटा बनाने की कोशिश करें, बल्कि ये भी कोशिश करें कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा वीक है तो एटलीस्ट उनको उनकी पसंद की चीज़ें, शुगर के नाम पर, एडेड शुगर के नाम पर चीज़ें ना दें, कि एटलीस्ट कुछ तो खा रहा है, कुछ तो एनर्जी आ रही है। बच्चों को सेहतमंद चीज़ें दें, कम दें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर देंगे तो उनका फायदा भी होगा। बिल्कुल, एक मुनासिब तरतीब के साथ दें और साथ में उनको वॉक पे भी लेके जाएं, फिजिकल एक्टिविटी को साथ में ज़रूर रखें। आपकी भी हो और बिल्कुल आपकी भी हो जाएगी। और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास ज़रूर रहें, अपने डॉक्टर के साथ रुजू करते रहें ताकि आप उस छोटे छोटे चेंज को आप नोटिस कर सकें। तो आपके खाने पीने को तो ब्रेक नहीं लग रही, लेकिन सुबह पाकिस्तान में वक्त हो गया है ब्रेक का, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज़ पर। तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। PTV अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे। रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर।
सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम जब भी बात आती है अदाकारी की, तो मैं कहूँगी कि उनका कोई सानी नहीं था। चाहे किसी भी किस्म का कैरेक्टर हो, पॉजिटिव रोल हो या नेगेटिव रोल हो, उन्होंने खूब निभाया और अपने मद्दाहों को अकेला छोड़कर चले गए। उनको 1 साल हो गए। हम बात कर रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कवी खान। कवी खान साहब रेडियो पाकिस्तान की बात करें, रेडियो ड्रामा की बात करें, या फिर छोटी स्क्रीन की बात करें, बड़ी स्क्रीन की बात करें, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ डायमेंशंस आए, स्टेज की बात भी की जाए, तो वहाँ पर भी उन्होंने फ़न अदाकारी के जौहर दिखाए। और जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ करेक्टर्स को ना सिर्फ बनाया, परफॉर्म किया, बल्कि उनको बिल्ड किया। आज तक लोग मिसाल देते हैं एसपी साहब का किरदार जो उन्होंने अंधेरा उजाला में अदा किया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लाजवाल किरदार हैं जिन्होंने अदा किए। और अब जैसे राफिया कह रही थी कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में, हमारी फ़न अदाकारी में, पूरे पाकिस्तान में ऐसा अदाकार कोई नहीं था। आने वाले वक्तों में कोई होगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन कवी खान साहब को मदाहों से बिछड़े 1 बरस हुआ है। उनके हवाले से, उनके फ़न के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। टेलीविजन और फिल्म के लेजेंड अदाकार मोहम्मद कवी खान को पिछड़े 1 साल मुकम्मल हो गया है। आप गुज़िश्ता साल 5 मार्च को इंतकाल कर गए थे। मोहम्मद कवी खान 1942 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने टेलीविजन, थिएटर, फिल्मों और रेडियो में अपने फन के जौहर दिखाए। अदाकार कवी खान ने अलिफ नून, अंधेरा उजाला, अंगारवादी, आशियाना जैसे ड्रामों में और बेगम जान, मिट्टी के पुतले और सरफरोश जैसी फिल्मों में अदाकारी की। वो पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अदाकार थे जिन्हें 14 अगस्त 1980 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। कवी खान को उनकी खिदमात के सिले में रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज से भी सरफराज किया गया। कवी खान साहब की पहली बरसी और हमारी जानिब से भी सलाम अकीदत है उनके लिए, जिन्होंने इतनी मिसाल कायम की और आने वालों के लिए इतनी नई डायमेंशंस मुतारिफ कराएं कि अदाकारी को कैसे और किसी फ़न को कैसे ज़िंदा रखा जा सकता है, कैसे उसका हक अदा किया जा सकता है। अब कुछ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम मौसम की, बदलती रुतों की। और रुतें ऐसी बदल रही हैं कि लगता है कि एक साइकिल बन गया और वापस आ रही है। अभी कल फिर खबर मिली है कि आज से यानी 5 मार्च से लेकर 7 मार्च तक कुछ बारिशें होंगी। अब पता नहीं ये बारिशें किस शिद्दत की होंगी और किन इलाकों में होंगी। बिल्कुल। और ये भी खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान और सिंध में होने वाली हैं ये बारिशें। ये कितना बड़ा स्पेल आएगा और मेट्रोलॉजिकल अगर बात की जाए तो कितनी बड़ी ये तब्दीली होगी। जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो क्या फोरकास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ सुबह पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है महर साहिबजाद खान ने। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। तो बताइएगा कि क्या सूरत हाल आप फोरकास्ट कर रहे हैं, क्या पेशन गोइयाँ हैं आने वाले वक्त में, कितनी बारिशें हो रही हैं और हमारे पास क्या सूरत हाल बदलने वाली है मौसम के मंजरनामे पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर सर्दियों के मौसम में देखा जाए तो जनवरी का महीना तकरीबन काफ़ी हद तक फॉग में गुजरा है और बड़ा खुशक साली रही है, यानी बारिश बिल्कुल नहीं हुई। दोनों महीने दिसंबर जनवरी, हाँ दिसंबर जनवरी और बल्कि फरवरी के भी कुछ दिन थे जो खुशक गुजरे हैं। लेकिन उसके बाद जो है बारिशों का सिलसिला हुआ तो 2 स्पेल आए हैं, बड़े अच्छे स्पेल आए हैं। लेकिन उनमें जो ज़ालाबारी का एक अंसर शामिल था, जो ये पिछला स्पेल गया है, उसने काफ़ी हद तक फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है और कई जगहों पे ये बल्कि यानी तेज़ विंड जो है उसने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली के पोल वगैरह हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया, घरों को नुकसान पहुंचा, घरों को भी नुकसान पहुंचाया और गाड़ियां भी अगर उस जगह पे थी तो वो भी उनको भी नुकसान हुआ है। और जेहलम में एक आपने सुना होगा कि हवा का बगोला सा भी आया है जिसने वो काफ़ी चीज़ें उठा के हवा में और फिर वो नीचे आई हैं, तकरीबन इस तरह का भी था। एक पेट्रोल पंप को जो है ना शहर के अंदर काफ़ी नुकसान पहुंचा था। खैर ये फिनामिनाज जो होते हैं एक तो अनप्रेडिक्टेड होते हैं क्योंकि उसके लिए हमें प्रेशर देखना पड़ता है कि जी माइक्रो लेवल पे कितना प्रेशर हो गया, लेकिन ये होते भी कभी कभार हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। और ये फिनामिनाज अक्सर गर्मियों में होते हैं जब टम्परेचर वेरिएशन या टम्परेचर ग्रेडियंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का बहरहाल काफ़ी नुकसान भी हुआ है। आगे आने वाले जो मार्च के अभी मार्च का महीना है तो इसमें 7 तारीख से जो स्पेल ने आज और कल शायद मौसम पार्टी क्लाउडी टाइप हो जाए, लेकिन बारिश जो है ना वो 7 से है, एक दिन के लिए है पंजाब
इस्लामाबाद तक होगी, उससे नीचे जो है ना सदर्न पार्ट तक नहीं जाएगी। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कि गवादर वाली साइड से एक हाँ, नया मैं स्पेल वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद एक और सिस्टम बन रहा है, इसी का सेकेंडरी सिस्टम है जो अभी इस वक्त पाकिस्तान से काफ़ी दूर है। अच्छा। लेकिन वो 11 तारीख को ऐड करेगा पाकिस्तान को। बलूचिस्तान में तकरीबन दोबारा ग्वादर में बारिश का इम्कान है, लेकिन लग तो नहीं रही कि इतनी ज़्यादा हो, लेकिन बारिश है वहाँ पे। क्वेटा में होगी बारिश और इन इलाकों को वो इफ़ेक्ट करेगी। शायद ये जो मैंने 7 तारीख वाला बताया भी, ये भी हल्का सा बलूचिस्तान का अपर एरियाज जो है, क्वेटा, जोब डिवीज़न, इन डिवीजन्स को इफ़ेक्ट करेगा और फिर तो ऊपर डाटा निकल क्या जाएगा। कहता है कि क्या जो माजी में बारिशें हुई हैं उस जितनी बारिशें होने वाली हैं या उससे ज़्यादा की नॉर्मली तो तैयारी अब अभी तक अगर देखें ना तो अगर इसका स्पेल लिया जाए, हमने एक फोरकास्ट की थी शुरू में दिसंबर में कि जी अगले 3 महीने का कैसा वेदर होगा जी। तो 3 महीने में हमने कहा था कि जी बारिशें ज़्यादा होगी। ये आगे जो सर्दियों के ये 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये 2 स्पेल नहीं वो कसर पूरी करती हुई है आपकी, यानी वो अब जितनी भी होगी वो ज़्यादा की तरफ जा रही है। और आगे आने वाले दिन भी जो हैं, रमज़ान या आप कह लें कि रमज़ान का महीना भी, उसका आगाज़ भी तकरीबन बारिशों से ही होगा। यानी 12 तारीख को पहला रोज़ा बन रहा है इंशाल्लाह, और तो उसका आगाज़ भी बारिशों से होगा। और ये बारिशें भी तकरीबन पाकिस्तान के काफ़ी हिस्सों में होंगी। अपर एरियाज़ में स्नोफॉल भी होगी और उसका इम्पेक्ट भी जो मौसम पे, दर्जा हरारत पे काफ़ी अच्छा पड़ेगा। लेकिन अब जो नुकसान इसका जो है इन बारिशों का होगा वो है कि गंदम की फसल, आपको पता है कि जी अब सिंध में तकरीबन, यही आपसे पूछने वाला था कि अब तो उसका काफ़ी नुकसान है। यानी Challenges सिंध बहुत में बढ़ आप देख जाएंगे। रहे हैं कि जी सिंध में तो गंदम 10 दिन के बाद वो तैयार होकर तैयार है कट almost। जाती है। हाँ। तो उसके लिए काफ़ी ये नुकसानदेह है। यानी अगर खड़ी फसल में भी बारिश हो जाए तो उसको काटना भी मुश्किल और बन ये जाता है। जाला बारी वाला एलिमेंट है, खासतौर पर अगर हम बालाई इलाकों की बात भी करें, सेंट्रल पंजाब की बात करें, जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये तो गर्म इलाके हैं और यहाँ पर फसल तैयार हो चुकी है। लेकिन ये वो इलाके जहाँ पर अभी फसल तैयार हो रही है, उसको कम से कम 20 दिन या महीना एक और चाहिए तैयार होने के लिए। बिल्कुल। और जो शिद्दत चाहिए, जो धूप चाहिए, अब वो कह रहे हैं, कल हमने खुद भी ऑब्जर्व किया कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ठंडी हवा थी और धूप भी ठंडी थी मार्च में। मार्च में बिल्कुल। ये बड़ा इस साल जो है ना, मार्च का महीना भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। और लेकिन पहले भी होता है कभी कभार, ये कुछ 10-15 साल के बाद एक इवेंट ऐसा आ जाता है जिसमें दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी हद तक लो की तरफ होते हैं। अभी आज भी अगर देखा जाए ना तो इस्लामाबाद में आज भी मिनिमम टेम्परेचर जो रात का था 4 डिग्री था। और 4 डिग्री अगर हमारे मैदानी इलाके में हो ना तो वो कोहरा पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही तो आज भी कहीं ना कहीं ये इस्लामाबाद के इलाकों में कोहरा पड़ा होगा। तो ये वैसे इस सीज़न का है नहीं है, ख़ास तौर पे फसल के हिसाब से नुकसान इसका। यानी कि हमें हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का बहुत- सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। बहुत बड़ा बारिशों का स्पेल जो है वो मुतवक्के है। जो देखने वाले नाजरीन हैं सुबह पाकिस्तान के, जो शहरी हैं, उन्हें क्या आप एहतियात बरतने को कहेंगे? आने वाले वक्त में बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। देखें, एहतियात तो यही होता है कि जी एक तो फ़र्ज़ करो जी फसल को पानी लगाना है तो वो बिल्कुल न लगाएं। आजकल आपको पता है कि जी नहरें भी जो है ना वो अपने उनको भी पानी, उनमें भी पानी आ रहा है। उनमें जो भल सफाई का अरसा था वो तो ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। तो वो है कि फसल को ये मौसम का हाल देख के अगर पानी किसी ने लगाना है, फ़र्ज़ करो जी गन्ना किसी ने काश्त किया तो उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको बारिश से इतना पानी मिल रहा है तो वो ज़रा थोड़ा सा उसको देख लें। यानी आप कह सकते हैं कि जी हमारी वेबसाइट पे भी या मीडिया पे भी जैसे हम बता रहे होते हैं अखबारात के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, तो ज़रा अपने आप को अलर्ट रखें और मौसम का हाल जो है वो तो बाहर साहब हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीवी को देखकर या फिर न्यूज़ को देखकर महकमा मौसमियात की खबर सुनकर ये कहते हैं हमने पानी नहीं देना, पानी नहीं लगाना हमने फसलों को। लेकिन उस इलाके में बारिश की वो शिद्दत नहीं होती, जिसके बाद फिर उन्हें पूरा हफ्ता इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि हफ्ते की बाद बारी आती है पानी की। नहर से पानी लगाएं, अगर ट्यूबवेल है तो वो तो अपनी मर्ज़ी से लग सकता है। तो उनके लिए वो सिचुएशन कन्फ्यूज ही रहती है। और बहुत सारे इलाके ऐसे हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिशों की शिद्दत वो होती ही नहीं है। ख़ासतौर पर अगर हम जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों की बात करें, वहाँ पर जनूबी पंजाब जो बॉर्डर एरिया है उस तरफ बारिशों की वो शिद्दत नहीं होती। अगर हम पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही हैं तो वहाँ से खबर यही आ रही होती है कि वहाँ बारिश नहीं हुई।
देखें अपना जो लोग हैं उन्होंने भी फसलें इस किस्म की लगाई होती हैं कि जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये भी हमारी ज़िम्मेदार जो होते हैं वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि जी पानी वाली फसल लगानी है, या फ़र्ज़ करें जी वहाँ पे अब चना है तो चने को इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो फसल ही ऐसी होती है कि जो अगर थोड़ा भी हो ना तो वो उसमें गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त हुआ है कि जी ठीक है जी उतनी बारिश नहीं हुई जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसके बाद थोड़े से वक्फे के बाद आजकल जैसे सिलसिला चल रहा है ना, आजकल इस मौसम में अभी तो देखें जी 7 तारीख को है, फिर 11 को है, तो वो तो इतना गैप नहीं आता। लेकिन वही मैंने बताया ना कि जी वो इस बारे में अगर अपने आप को बाखबर रखेंगे ना तो फिर बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल एहतियाती तदाबीर की जानिब आप बढ़ जाते हैं तो और वीडियोस ले लेते हैं। बिल्कुल मोबाइल ऐप हमारी मेट डिपार्टमेंट की भी मोबाइल ऐप है। अच्छा, वो बिल्कुल मोबाइल ऐप है। आप PMD वेदर लिखेंगे ना तो आपके पास एक ऐप आ जाती है, उसे फोन पे डाउनलोड डाउनलोड करें। उसमें 7 दिन का वेदर भी है, 2 दिन का वेदर भी है, फिर उसके बाद हमारा उस पर जो वीडियो लिंक के थ्रू हम एक लोगों को इतलात दे रहे होते हैं वो भी है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा इतलात उसमें, विंड की स्पीड भी हम दे देते हैं कि जी विंड देखें उसका भी बड़ा फैक्टर होता है, डायरेक्शन भी। तो ये चीज़ें जो है ना हमारी अब जो ये मार्च में जो हम ऑब्जर्व करें, आपने कहा कि 15-20 साल के बाद ऐसा हो जाता है कभी कभार, लेकिन ये मौसमी तब्दीलियों की वजह से ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल भी हमने देखा जो बारिशें हुई 2022 में वो सैलाब का बायस बनी और क्लाउड बर्स्ट की तरह की बारिशें थी, वो चंद घंटों में ही पूरे हफ्ते जितनी बारिश हो गई। और अब भी जो स्पेल मार्च में आया, हमने गवादर में जो देखा, कराची में जो देखा, बलूचिस्तान में और इवन खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, लैंड स्लाइडिंग हुई, ये मौसमी तब्दीलियों की वजह से है। ये हम गर्मियाँ भी इतनी शिद्दत की देखेंगे? बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीली जो है ना उसने काफ़ी इफ़ेक्ट किया हुआ है। अब देखें ना, मौसम की सबसे बड़ी तब्दीली तो ये आ गई है कि जी जो स्पेल हमें लगता था ना कि ये 3-4 दिन गुजारेगा, वो 12 घंटे में गुजर जाता है और उससे ज़्यादा बारिश दे जाता है, जिससे फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग, ये फिनोमेनाज बनते हैं। अभी ये जो पिछला स्पेल गया है इसमें देखें 2 दरियाओं में लो लेवल का फ्लड आया है। यानी हमारे पास दरिया चनाब में 1,20,000 से ज़्यादा पानी गया है, मराला पे भी, कादराबाद पे भी और खानकी पे भी। तो ये फ्लडिंग जो है ये भी तकरीबन आप कह लेंगे पहले भी आते रहे, लेकिन ये मेरा ख्याल है दोबारा जो इस तरह का मौसम में तो नहीं होता। दूसरा हमारे पास जो मंगला है, जेलम दरिया जेलम पे मंगला है, मंगला पे अपस्ट्रीम पे भी एक लो लेवल फ्लड रिकॉर्ड किया गया, 1,32,000 की पीक आई थी। वो तो चलो हमारे लिए अच्छा था कि जी रेजरवायर में चलो पानी स्टोर हो गया, लेकिन चनाब में जो पानी गया है वो थोड़ा सा नुकसान दे रहा होगा कि लोगों ने गंदम की फसल जो होती है ना बेड, दरिया के बेड तक काश्त की होती है, तो वो थोड़ा सा नुकसानदेह था। बाकी देखें फ्लड तो किसी वक्त भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं अगर ज्यादा बारिश हुई है। फोरकास्टिंग से ये है कि एहतियाती तदबीर की जानिब इंसान बढ़ सकता है। मेरे साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हम सिंध की और बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो क्या पंजाब में भी बारिशें मुतवक्के हैं? हाँ बिल्कुल, ये बारिशों का स्पेल जो 11 से मैं बता रहा हूँ ना, ये पंजाब में भी मुतवक्के है। पंजाब में भी मुतवक्के। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं ना कि वेदर फोरकास्ट की कि जी अब आने वाले दिनों में 10 दिन में 8 दिन में ये तब्दीलियां आ सकती हैं, तो ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ मिलकर भी काम करता है क्या? उन्हें वक्त से पहले आगाह कर दिया जाता है, एहतियाती तदाबीर बता दी जाती हैं, या एटलीस्ट अवेयर कर देना कि आने वाले वक्त में मौसम ये तब्दील हो सकता है, ताकि एहतियाती तदाबीर की जानिब सोचा जाए या पहले से मेजर्स ले लिए जाए? बिल्कुल, देखें जी आजकल हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ना वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। हम जो भी सिचुएशन देखते हैं जी, फ़र्ज़ करें जी हमारे पास डेली चार्ट्स पे जो सिचुएशन आ रही होती है कि वेदर सिस्टम वेस्टर्न साइड से मूव कर रहा है, तो हम जब उसको देखते हैं कि ये इतने दिन लगाएगा तो हम उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं कि जी ठीक है, कल परसों हम ये 7 वाले सिस्टम का भी हल्का सा दे देंगे, लेकिन अगले सिस्टम को भी हम प्रिडिक्ट कर देंगे कि जी 11 तारीख से ये सूरत हाल बन रही है। और इसमें हमारे स्टेक होल्डर जो है सबसे ज़्यादा जो है ना NDMA है। NDMA को हम प्रोवाइड करते हैं ये इतला, तो वो फ़ौरन अपने जितने भी है PDMAs को भी हम प्रोवाइड करते हैं, सब अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन सब अलर्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जी, अब एक चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी
कि नुकसानात जो है वो इतने ज़्यादा जानी नुकसानात नहीं होते, बाकी माली तो किसी जगह पे हवा चल गई या वो कुछ हो गया, लेकिन लोग जो है वेल अवेयर हो जाते हैं कि जी अपने आप को महफूज। सब दो चीज़ें, एक तो रमज़ान पूरे का पूरा रमज़ान ठंडा गुजरेगा, और दूसरा ये कि ठंडी हवाएं हैं ये आती कहाँ से? देखें, ये हवाओं का जो होता है ना वो पूरी दुनिया का एक सर्कल होता है। ये मैं नहीं कह सकता कि जनाब देखें वेस्ट से हमेशा हमारा वेस्ट जो है ना वो नॉर्मली हम उसको कोल्ड एयर मगरबी हवाएं, जब मगरबी हवाएं कहते तो हम कहते हैं कि ठंडी हवाएं। अच्छा। और जब मानसून की होती हैं साउथ ईस्टर्ली या ईस्टर्ली तो हम उनको कहते हैं कि जी गर्म हवा। ये कुदरत का एक चक्कर है। ज़मीन पे और ट्रेंड होता है, अपर एयर में और ट्रेंड होता है। तो आपने देखा होगा कि जी जब आप कभी हवाई सफ़र कर रहे होंगे ना, तो अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़मीन की मूवमेंट होती है, वो आपके करीब आ रही होती है। वो वहाँ पे सफेद बादल भी आते हैं ना वहाँ पे, वो अलग है, लेकिन वो क्लाउड्स होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, यानी अपर एयर में ट्रेंड हमेशा ज़्यादा वेस्टर्ली है, जो हमें ज़्यादा ये यानी आप कह लेंगे ये हमारे लिए बड़ा इनका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मानसून के भी जो सारे होते हैं मॉइस्ट एयर के, उनको भी ठंडा करके बारिश का बायस बनती हैं, और सर्दियों में वैसे ही वो आके हमारे ऊपर। अच्छा मेहर साहब, जाते जाते आपसे एक और भी अहम बात पूछेंगे कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेदर तब्दील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, चाहे वेस्ट की बात हो चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, अनसर्टनिटी बहुत बढ़ गई है। बहुत अचानक से बारिशें, बहुत अचानक से धूप, फिर हीट स्ट्रोक्स, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत या हब्स का महसूस करना, ये इतना ज़्यादा तब्दीली जिसे हम एडहॉक तब्दीली कहेंगे, ये कैसे आ रही है? ये कैसे हाउ इट टेक प्लेस पूरी दुनिया के अंदर ये तब्दीली हम नोटिस कर रहे हैं? देखें, इसका सबब हमारी अपनी जो रहन सहन है उसमें जो है ना वो हम एक तब्दीली लाए हैं। अब देखें, पहले एसी वगैरह या ये चीज़ें नहीं, बिल्कुल ऐसे एसी आपका जो है नहीं थी, गाड़ियों का जो इंजन, गाड़ियों का भी है, गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो ये चीज़ें माहौल को आपके इफ़ेक्ट कर रही होती है। आप देखते हैं कि जी पहले फ़र्ज़ करो जी बारिश होती थी ना तो कुछ 5-6 दिन गुजर जाते थे, मौसम साफ़ रहता था। अब अगले दिन ही फिर आप देखते हैं कि जी आसमान पे वही धुआं या मिस्ट टाइप आई होती है, और वो इन्हीं चीज़ों से फिर वो आपके माहौल को ज़्यादा इफ़ेक्ट, यानी कि इंसान जो है वो माहौल दोस्त नहीं रहा। अब अपना हम नुकसान कर रहे हैं। ये अगर देखेंगे ना, हमारा अपना रहन सहन जो है ना वही हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो जब हम लग्जरियस चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको पता है कि जी आपकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, उसका भी रेट है। जी हाँ, बिल्कुल, ओवर पॉपुलेशन का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और हम प्लांटेशन की तरफ कितनी तवज्जो देते हैं, हम कितनी दूसरी बात मैं एक और बात कर दूं कि आपकी आबादी के बढ़ने के साथ जब आप अपनी ये लिविंग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ना, तो हम दरख्त काट रहे हैं या सब्जा काट रहे हैं। बिल्कुल, ये भी हमारे लिए नुकसान है। जाहिर सी बात है, जिंदा रहने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, और उसके लिए फिर आप जो है दरख्त काट रहे हैं, और फिर मजीद जो है माहौल में आलूदगी फैलती जा रही है, उसका कोई सद्देबाब नहीं किया जा सकता। ब्रेक में पूछता हूँ हाफिज, एक दो चीज़ें मैंने पूछनी है, इसके बाद न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम मजीद मौज़ूआत पर बात भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। सुबह पाकिस्तान में कहेंगे आपको एक बार फिर खुश आमदीद, और कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आज चीन के अजीम रहनुमा चिमिन लाई की 126वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कौमी हीरो के तौर पर उन्हें उनकी सालगिरह को सेलिब्रेट भी किया जाता है, और उनका जो किरदार रहा चीन की तामीर में, ख़ासतौर पर चीनी कौम की तामीर और जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर में, तो उनकी 126वीं सालगिरह के हवाले से सुबह पाकिस्तान ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की। आइए देखते हैं। चीन के अजीम रहनुमा लीडर गुजरे हैं और उनके ऊपर आपकी रिपोर्ट खुसूसी देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे सुबह पाकिस्तान में और आपको बताएंगे कि जी टैटूज़ बनवाना बहुत से लोगों का शौक है, स्पेशली तौर पर वेस्ट में, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका नाम है ग्रेग एवंस, उन्हें 69 टैटू बनाए हैं, और वो भी एक एनिमल के, और वो है खरगोश। खरगोश के 69 टैटूज, एक कम 70, 69 जिनको आसानी से समझ आ सके, ये टैटूज़ बनवाए उन्होंने खरगोश के, और ऐसा लगता है जैसे वो ऑब्सेस्ड है खरगोश से, और उनको बहुत प्यार है खरगोश से, और उन्होंने देखे उनके शायद कोई ही ऐसी जगह हो जहाँ पर खरगोश का निशान ना हो, और इस वजह से उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी
उनका नाम शामिल कर लिया गया है इन टैटूज़ की वजह से। अब ये हम तो अगर कोई ऐसी इतना ज़्यादा किसी चीज़ के को फॉलो करें तो हमारे तो बुज़ुर्ग बड़े और यहाँ तक कि हमारे दोस्त साहब भी कहते हैं कि दिमाग में खुराफात है, इस वजह से ये जो है ना वो इस हद तक जा रहे, एक्सट्रीम अच्छी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब कुछ पैगामात होते हैं जो वक्त पर नहीं मिलते और वो बहुत देर से मिलते हैं। अब पता नहीं उनकी अफादियत रहती है या नहीं रहती, लेकिन हिस्ट्री ज़रूर बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ये फ्रांस और बरतानिया के दरमियान में है, जर्सी और जर्सी से जहां पर बहाली का काम जारी था, वहां से हमें जेम्स बॉन्ड का एक मिला है, क्या कहना चाहिए उसको, मैसेज, एक पैगाम मिला है, बोतल में एक रुक्का मिला है जी, और वो भी मिला है पूरे 58 साल के बाद। और आपको ये भी बताएं कि सोशल मीडिया पर ये इस वक्त बहुत वायरल चल रहा है और इसको खोला गया है और ये है वो तस्वीर। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सीक्रेट एजेंट डोंट टेल एनीबॉडी। और जेम्स बॉन्ड 007, 58 बरस कबल ही जेम्स बॉन्ड 007 का ये जो कोड था ये मशहूर था और अब भी मशहूर है। अब भी किसी गाड़ी पर या किसी के मोबाइल नंबर में या कहीं पर भी 007 नजर आ जाए तो फौरन से भर कहते हैं एड्डे तुसी जेम्स बॉन्ड। एड्डे तुसी जेम्स बॉन्ड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी इंटरेस्टिंग खबरें शामिल करेंगे हम। अच्छा, हमारे पाकिस्तान के अंदर ना तकरीबन 2/3 तो सिर्फ और सिर्फ जी हाँ 2/3 जो है हमारी अक्सरियत जो है वो नौजवानों के ऊपर मबनी है। 65% से ज़्यादा, 65% से ज़्यादा कहना चाहिए। और ऐसे दुनिया भर में रिजवान बहुत ही मैं समझती हूँ खुशनसीब वो कंट्रीज़ होती हैं जिनके पास ज़्यादातर नौजवान हो, क्योंकि उनको डाइवर्ट किया जा सकता है, उन्हें हुनर सिखाया जा सकता है, उन्हें तालीम और तरबियत के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये ज़रूरी इसलिए है कि ताकि जो ट्रेडिशनल या सिर्फ सादा डिग्री है उसके बाद नौकरी तलाश करना, बजाय इसके कि नौकरी तलाश करें, काम अगर आ जाए, हुनर आ जाए तो एक तो आप अपने लिए खुद से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, साथ आप बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो नौजवानों को पहचानना और नौजवानों के अंदर मौजूद टैलेंट को पहचानना, फिर उनको सही तरह से गाइडलाइन फ्राहम करना, जिसे हम कहते हैं कंसल्टेंसी के वक्त पर अगर किसी ने बता दिया कि ये कर लो तो ज़िंदगी टोटली तब्दील हो सकती है और हम उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, टाइमलाइन भी बना सकते हैं। इसी पर बात करें। बिल्कुल, और बहुत सारे हुनरमंद अफराद हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर भी अपने सर्विसेज दे रहे होते हैं। और उसामा ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ है, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे एज ए गेस्ट, और एज ए गेस्ट है हमारे कि नौजवानों को हम हुनरमंद कैसे बना सकते हैं, नौजवानों को बेहतर तरीके से गाइड कैसे किया जा सकता है, नौजवानों की रहनुमाई कैसे की जा सकती है। बिल्कुल उसामा, हम आपको कहेंगे वेलकम सोए पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए, कि ताकि वो न सिर्फ अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकें, बल्कि उनकी जो तमाम सलाहियतें उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी जाए, घर बैठे रहने से। या अब बहुत से ऐसे भी नौजवान हैं जो कि सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, तालीम हासिल कर रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो साथ साथ पढ़ने के हुनर भी हासिल कर रहे होते हैं। तो कैसे बाइख्तियार बनाया जाए नौजवानों को? इसके बहुत सारे ज़रिया हैं, बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं जिससे हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर आप देखें, नौजवानों के लिहाज से देखें, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ना हम कहते हैं कि वो जिस तरह देखते हैं सोसाइटी को वैसे सोसाइटी एट सच नहीं होती। मीनिंग दैट कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है अपॉर्चुनिटी भी श्रिंक हो रही है। इसी तरह ही साथ साथ अगर आप देखेंगे कि अगर अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो रही है उसके साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम जो डिमांड्स है सोसाइटी की वो भी बढ़ रही हैं। तो आई फील लाइक आजकल के नौजवानों में टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है इस सच में, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, कि उनको वो कॉन्फिडेंस मिल नहीं रहा जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी ले सकें। सो आई टोटली बिलीव कि एटीट्यूड्स बड़े मैटर करते हैं ज़िंदगी में आपके लिए। वाई? बिकॉज देखें, पढ़ हर बच्चा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे के पास एक अच्छी एजुकेशन भी आ रही है, बट एटीट्यूड्स बच्चे डेवलप नहीं कर पा रहे। मीनिंग दैट इफ़ ही इज़ लॉयल, हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेल स्पोकन, ये वो एटीट्यूड्स है जो उसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है सर? तो आई बिलीव कि इन एटीट्यूड्स पे अगर हम ज़्यादा तरीके से काम करें एज अ सोसाइटल वैल्यूज़, जिस तरह आप ओल्ड स्कूल वैल्यूज़ अपने पेरेंट्स में देखते हैं, यू कैन डेफिनेटली सी कि सब पेरेंट्स के पास डिग्रीज़ नहीं हैं जो ओल्ड स्कूल हमारी मदर्स हैं, बट व्हेन वी लुक एट आवर पेरेंट्स एंड देयर एटीट्यूड्स, व्हाट वी टेंड टू सी कि भाई हमारे पेरेंट्स के एटीट्यूड्स की वजह से हमारे में भी अच्छी चीज़ें हैं। बट टुडे व्हाट वी सी इज़ एटीट्यूड्स लोग लैक करते हैं और हर किसी को यही बताया जाता है आप पढ़ लें, बट एज सून एज यू finish your studies and you go into the practical market, the practical world, the one of the things that we totally understand is कि भाई attitudes यहाँ पे चाहिए, आपने लोगों के साथ काम करना है। तो जब हम लोगों के साथ काम करने की सलाहियत ही नहीं रखेंगे
तो हम कैसे कोऑपरेट लेकिन इसके लिए करेंगे। तो अब देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तालीमी इदारे हैं, वो इंटर्नशिप्स करवाते हैं और मैंडेटरी भी है इंटर्नशिप कि आपने कम से कम 2 महीने की इंटर्नशिप करनी है और ज़्यादा इंटर्नशिप्स करेंगे तो उसके अलग से मार्क्स भी होंगे। अब ये काम इंस्टीट्यूट्स का है, बिल्कुल सर, टीचर्स का है, न सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, बल्कि Definitely इसका तो आगाज़ स्कूल से ही हो जाना चाहिए। बेशक ऐसा ही है सर। तो ये डिसिप्लिन स्कूल सिर्फ पढ़ा दें या बच्चा सिर्फ पढ़ ले, अच्छे मार्क्स ले ले, कितना ख़तरनाक है हमारे लिए? ये सर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हमें जो एक चीज़ समझ आती है इंटरनेशनल मार्केट देख के, अगर मैं जो भी आपके फैंस हैं जो देखते हैं शो को, अगर वो देख रहे हैं, उनको मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप गूगल के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, लेट्स से उनने क्राइटेरिया रखा है 4.0 GPA का। अब 4.0 GPA बहुत ज़्यादा लोगों का है, राइट? इट्स नॉट लाइक अ स्पेशल थिंग एट द मोमेंट, क्योंकि कंपेटिटिव मार्केट की वजह से बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स अलॉन्ग व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू इज लाइक, ओके यू हैव योर GPA, अब क्या है आपके पास? और अ लॉट ऑफ पीपल लैक दैट कि हाँ पढ़ तो हमने लिया, आगे हमने ज़्यादा नहीं कुछ इस एटीट्यूड्स पे डेवलप किया हुआ। सो आई टोटली बिलीव कि ऑल्दो यूनिवर्सिटी स्कूल्स भी कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि घर से ये वैल्यूज़ एक तरह से स्ट्रांगली डालनी चाहिए पेरेंट्स के लिए। थोड़ी सी ओपन माइंडेडनेस रखना, वाई? बिकॉज एनवायरनमेंट इतनी स्पीड से चेंज हो रही है आजकल के ज़माने में, पेरेंट्स भी काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। सो आई बिलीव कि ये एक ऐसा कनेक्ट है कि फैमिली से जब कोहिसिवली लोग कनेक्ट होते हैं और एक निज़ाम बनता है, तो वो ही सारी चीज़ें फिर आप जब जाएंगे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो आपके अंदर से वो चीज़ें निकलेंगी। और बिल्कुल उसामा, ये रिजवान करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जनरेशन गैप भी तो है ना? Yes, ma'am. हमारे जो वालिदैन की जनरेशन है और अब जो वालिदैन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि अब उनके पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न्स हों या बोलने के तरीक़ेकार हों या हर चीज़ तब्दील हो गई। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे उसामा आपसे कि कौन से वो स्किल्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है पाकिस्तान पे, और वो कौन से स्किल्स हैं जिन्हें निगलेक्ट कर दिया जाता है? मैडम, स्किल्स एज सच तो पर्सपेक्टिव है, किसी के लिए आप वो उसको स्किल दें, शायद वो उससे डेवलप ना हो पाए अच्छे तरीके से। आई बिलीव कि सोसाइटी में वैल्यू सिस्टम तो अच्छा है एक तरह से, बट वो स्किल्स जिस तरह है कि टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन, सेकेंडली कि ओके देयर आर मोर अल्टरनेटिव्स इफ़ यू डू नॉट बिकम सक्सेसफुल इन योर स्टडीज़। तो ये अल्टरनेटिव सोसाइटी में है, बट ये चीज़ें बताई नहीं जाती, जिसकी वजह से ना हर बंदा कहता है मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं यही 3-4 चीज़ें। अब तो एक और नई चीज़ है, मैं व्लॉगर बन जाऊँ। हाँ जी, व्लॉगर बन जाए। एंड अगर आप मुझसे पूछे, मैं इसके बहुत हक में हूँ। वाई? आपको इंडिपेंडेंस मिल गया है, यू कैन गो अराउंड सी द वर्ल्ड वाइल मेकिंग मनी rather than sitting in a place और किसी की आप बात सुने। Because if there is a disconnect, जो आप बात करें, सबसे बड़ा disconnect मैम ये है कि this generation does not want to be told। ये नहीं चाहते कि हमें बताया जाए कि इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए। If there is a common thing what I have learned through teaching is that कि all students, अगर उनसे पूछा जाए कि कैसी आप जॉब नहीं करेंगे, उन्हें कहा हम ऐसी जॉब नहीं करेंगे जो ऑन परसेंटेज पे हाईएस्ट मिलता है, हम ऐसी जॉब नहीं करें जिसमें लोग हमें डिक्टेट करें। तो एक ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि डिक्टेशन आप चाहते नहीं हो, तो फिर आप जाहिर सी बात है एंटरप्रेन्योर बन जाए ना। बिल्कुल एंटरप्रेन्योर बने, गो इनटू द मार्केट एंड ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। लेकिन उसामा, जिस इंडिपेंडेंस की आप बात कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट हम मिस कर गए हैं, वो ये है कि अगर अब सभी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और सभी बहुत ज़्यादा वोकल हो जाएंगे, तो टीम वर्क वाला जो मामला है ना, वो नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल मैडम, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को 2 तरीके से देखते हैं। अगर इंसान अपना मतलब एनी एक्शन दैट आई टेक एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्शन, आई एम नॉट फ्री, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट एम्पावर्ड। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो यही है कि मेरे अंदर से आ रही है। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, I am ready to accept that, and that means if I can do that and everybody is doing it, then our collective will always be stronger. Why? Because people are not afraid to say कि यार देखो मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ किया जाए, and let's move on to some other thing rather than blaming on other things कि आपने किया था। तो वो इंडिविजुअल से आप देखें, कलेक्टिव पे बहुत नेगेटिव इसकी बात होती है। तो फिर ना जनरेशन गैप है ना कोई और गैप है, ये तो एक ही गैप है। जी। और वो कम्युनिकेशन गैप है, बिल्कुल बात नहीं ऐसा ही करते है हैं या बात सुनते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। इसका क्या सोल्यूशन है? बात शुरू कौन करेगा? बड़े करेंगे, बच्चे करेंगे, नौजवान करेंगे? सर बात ये है कि सोसाइटी में बोल सब रहे हैं, अब बैठ के ये करना है कि दोनों बैठ के सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। बिकॉज अगर आप देखें डिस्कनेक्ट, बच्चा बोलेगा अपने माँ बाप से मुझे ये करना, माँ बाप बोलेंगे नहीं तुमने ये करना। कम्युनिकेशन चल रही है, वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही। बिकॉज अगेन हमारे जो आइडियल्स हमें नजर आते हैं, उसकी वजह से हमें लगता है कि यही लोग सक्सेसफुल हैं। अच्छा। बट विद टाइम, जिस तरह आप अवेयरनेस देख रहे हैं, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ PSL। सर जब मैं 13 इयर्स का था या 14 इयर्स का यंग था, तब PSL नहीं थी। सो व्हेन आई लुक एट, मौका नहीं मिला। बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो वही वाली बात है ना कि व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, मैं कहता हूँ मुझे मौके नहीं मिले, बट अब हैं सोसाइटी में।
आप अपने बच्चों को पुश करें इन चीज़ों में। ओपन माइंडेडनेस रखना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज इंटेलिजेंस इज़ रिलेटिव, ठीक है। अब आई कुड बी इंटेलिजेंट बिकॉज आई कैन रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, but at the same time the other kid is also intelligent if he can play good cricket, because you need intelligence, special और awareness इंटेलिजेंस चाहिए भी दो आपके तरह लिए। की है ना, एक इंटेलिजेंस वो है जो एक्वायर्ड है, जो आपने सोसाइटी बिल्कुल से ऐसा ली ही है, है, एक इंटेलिजेंस वो है जो आपके अंदर बिल्ट इन है। बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग जो एक्वायर कर रहे होते हैं ना सोसाइटी से लेने वाली इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं उन लोगों से जिनके अंदर इंटेलिजेंस है, जो इनके अंदर बिल्ट इन है। वाई? बिकॉज आप छोटी छोटी तब्दीलियों को न सिर्फ मेजर कर रहे हैं बल्कि आगे बढ़े। एक बहुत फेमस बुक है मर्फी की, स्टीफन मर्फी की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है कम्युनिकेशन के ऊपर, जैसे कि रिजवान बात करें कम्युनिकेशन के ऊपर, तो उनके जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत फेमस है। सब business students को पढ़ाए जाते हैं। सब बिजनेस अच्छा, स्टूडेंट्स अच्छा। को बिल्कुल पढ़ाए जाते हैं। साथ में एक और बात जो उन्होंने उसमें लिखी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, जो कि रिजवान बात कर रहे थे, लिसनिंग। Yes, yes. जब आप सुनते हैं तो जब आप सुनते हैं तो आपके पास बहुत सारा डाटा होता है इंटरप्रेट करने के लिए Exactly. कि मैंने बोलना क्या है। जब हम बगैर सुने बोलेंगे तो फिर हम बेपर की हम हाँकते तो रहेंगे। सुनते हैं जवाब देने के लिए, ऐसा ही है, समझने के लिए ना सुनते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, तो समा इस तरफ भी आएंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड की जा रही हैं उनसे कितने सेटिस्फाई हैं आप? मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, प्रेजेंटेशंस इंग्लिश में और उर्दू में बनवाई जाती हैं ताकि बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब काम करने के लिए बाहर निकलेंगे तो अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। डेफिनेटली मैम, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि पढ़ाई तो एक इस तरह है कि हर बच्चा नहीं पढ़ता अपनी मर्जी से, बट एक जिस जगह पे पुश किया जाता है वो उनके सोशल स्किल्स में किया जाता है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ कोऑपरेटिव, ठीक है। नोबडी इज़ वर्किंग इन आइसोलेशन। इफ़ आई एम हेयर बिकॉज आई एम कोऑपरेटिंग, यू आर बोथ आर हेयर बिकॉज यू आर कोऑपरेटिंग। तो वो वाली बात है मैम कि व्हेन वी डेवलप दिस एटीट्यूड्स एज वेल एज टू लेट द स्टूडेंट टेल यू, कि मतलब उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई देखो, it's the first time when you're going to do something, you're not going to be best at it. बिल्कुल। So जब लोग कोई चीज़ शुरू करते हैं लोगों को लगता है कि हम बेस्ट करें, बिकॉज हमें जो टीवी पे दिखता है हम उसी तरह को उसको कॉपी करना चाहते हैं। तो एक तो ये है कि वन ऑफ द थिंग्स इसके जो कम्युनिकेशन स्किल से चीज़ें डेवलप हो रही है, वो एक तो कॉन्फिडेंस आता है वन, एंड सेकेंडली जो फेलियर का एस्पेक्ट है ना, बिकॉज नॉट एवरीबडी विल बी अ गुड स्पीकर, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव सीन थ्रू यूनिवर्सिटीज़ कि यूनिवर्सिटीज़ में ग्रूमिंग इज़ क्वाइट गुड ऑफ स्टूडेंट्स। बाकी पढ़ाई इज़ ऑल रिलेटिव, यू कैन आस्क समबडी हु विल से कि बहुत अच्छी पढ़ाई है, कोई बोलेगा बहुत बुरी है। And not everybody need to be a speaker or orator. Why? Because आप डॉक्टर हैं तो अपनी बात अच्छे से समझा पा बिल्कुल रहे ऐसे हैं, ही। आपका कम्युनिकेशन स्किल का जो क्या कहते हैं मकसद है वो हासिल हो गया। अब आप इंजीनियर का तो ये मकसद नहीं है ना कि वो पहले बताएगा कि पुल कैसे बना है, या फिर वो इंजीनियर बताएगा कि अगर उसने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई डिज़ाइन उसके जहन में है और कोई इंजीनियरिंग का क्लासिक्स नमूना अगर वो बना रहा है तो वो कैसा होगा या क्यों बनाया, कैसे बनाया। प्रेजेंटेशन के लिए वही 7 C's वाले लोग होंगे और वो प्रेजेंटेशन दे देंगे, लेकिन इंजीनियर का काम है मंसूबा बनाना और उसको तामीर करना। तो इसलिए सबकी डिफरेंट होती ऐसे हैं है। स्पेशलिटीज। बात करने का कॉन्फिडेंस रिजवान होना चाहिए। उसामा, ये जो हम बात करते हैं पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच, बहुत सारे जैसे आपने शुरू में बात की थी कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्राइसिस है, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं क्राइसिस है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब ये टाइमलाइन सेट करना या बच्चों को इस तरफ से खासतौर पर नौजवानों को गाइड करना कि हाँ इस क्राइसिस को आप अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकती हो, कितना ज़रूरी है, और ये कौन बताएगा? पेरेंट्स बताएंगे, टीचर्स बताएंगे, या जो ऑलरेडी फील्ड में मौजूद लोग हैं वो बताएंगे? सर आई थिंक सो तीनों का ही मिक्सचर है। वाई? बिकॉज तीनों का अगर आपको ओपिनियन मिले तो अच्छा होता है। एंड सर जो पहला आपका सवाल था उसका जवाब है पर्सपेक्टिव पे। अब अगर आपका पर्सपेक्टिव ही क्लोज्ड होगा बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को लेके, आप बिल्कुल ही ओपन नहीं होंगे चीज़ों को लेके, तो जाहिर सी बात है आपको हर जगह वही अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आएगी। वो कहते हैं नज़रिया चाहिए, एक चीज़ को देखने के लिए नज़रिया चाहिए, एक सोच चाहिए। तो आई फील लाइक कि एक ओपन माइंडेडनेस की बहुत ज़रूरत है आपको, बिकॉज यू आर यंग। व्हेन यू आर यंग यू हैव टू मेक मिस्टेक्स, वरना आप ग्रो अप कर ही नहीं सकते। बिकॉज वॉट एवर द एक्सपीरियंस आई हैव एंड आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स, या आप किसी को बता रहे हैं, आप अपनी गलतियाँ ही बता रहे हैं कि यार देखो आई डिड दिस मिस्टेक, यू डोंट डू दैट। If I had never done that, then I am nobody to tell somebody ना कि मैंने गलती की नहीं, मैं आपको किस तरह एडवाइस दे दूँ। So one of the things that is very important for students के failure is okay because you are young, you have to fail in order to succeed. And sir जिस तरह आपने communication की बात की, वो वही वाली बात है कि जिस तरह अगर let's say आपने software engineering की है, अब software engineers and engineers they all speak the same language क्योंकि software में बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं business की और social sciences की, we don't speak the same language। फिर हमें ये स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो आपकी फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिसर्च क्या है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स की भी मैटर करती, बट
देखें हर चीज़ हम पेरेंट्स पे भी नहीं डाल सकते। उन्होंने आपको बड़ा किया, यूनिवर्सिटी भेजा, थोड़ी सी अब आपकी बनती है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स एंड इवन द पीपल अराउंड यू बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली इन द यूनिवर्सिटी हो गया, आपके इर्द गिर्द के वो लोग हो गए जो आपके आइडियल्स हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। एंड आई फील लाइक कि जब हम ये चीज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है हमारे अंदर। क्योंकि सर अगर आप लीडर के बारे में इस वक्त सोचें, लेट्स थिंक अबाउट अ लीडर और एनीथिंग, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लीडर अमीर हो, हम हमेशा बोलेंगे लीडर लॉयल हो, अच्छा हो, ये हो। तो हमें पता लगता है कि इंसान जो है ना हमेशा अच्छे अखलाक ढूंढता है लोगों में, ये एक सबसे मेजर चीज़ है। तो अगर हम इन अखलाक को जब अपने अंदर डालते हैं और उसके साथ पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, बिकॉज अगेन अच्छे अखलाक पॉजिटिव माइंडसेट ही देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी आपकी अच्छी थी, क्योंकि पर्सपेक्टिव परसेप्शन आपकी बदल जाती है। और उसी तरह ही अगर आप अपना माइंड बंद कर ले और आप बोलें कि हर चीज़ बुरी है, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, तो वो वाली बात है कि मतलब सिर्फ एतराज करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और सिर्फ ब्लेम बन जाएगा, और कुछ नहीं बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे जले हुए हाथों से सीख लो, हमारे एक्सपीरियंस से सीख लो, हमने ये किया आप ये नहीं करना, धूप में बाल सफेद नहीं किए, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, तो ये जो मकूले मशहूर हैं या बड़े जो हैं छोटों को बता रहे होते हैं, खुद छोटों का गलती करना कितना ज़रूरी है सीखने के अमल में बढ़ने के लिए? मैडम बहुत ज़्यादा, आई थिंक सो दैट इज़ समथिंग दैट वी एक्चुअली नीड टू बिल्ड पेशेंस अपॉन। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है शुरू में कोई बंदा अच्छा नहीं हो सकता, और जहाँ तक बात रही बड़ों की, ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस है, वो आपको बुरी बात नहीं बताएंगे, पर जहाँ तक बात रही आपकी, अब हो सकता है आपका नसीब बहुत अलग हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ हर किसी की सुनो, पर एंड में अपना कॉस्ट बेनिफिट बनाओ। यानी कि आप यकीन रखते हैं? जी मैं यकीन रखता हूँ इन चीज़ों में, लक फैक्टर पे यकीन रखते हैं आप, ठीक है। तो जी देखने वाले नाज़रीन को हम यही कहेंगे कि तमाम पैगाम ले लें हम उससे पहले कि हम आगे बढ़ें। तो उसामा, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज नौजवान की तरफ, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे पॉजिटिव रहने के लिए? I would just say that work hard, work smart, and don't give up, because at the end of the day, it's your life. You're gonna be the master of your own life. So believe in yourself, and once you start believing in yourself, you will see that everybody else is believing in you. So best of luck, and I believe that not just Jawan of Pakistan, I believe the youth of the world, this world of ये जो youth है, I believe that this is on the up. तो अगर आप पे है तो आप भी इस पे कोशिश करें, एंड जस्ट ऑलवेज हैव अ माइंडसेट ऑफ क्लैरिटी एंड थैंक यू उसामा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। और जो एक अहम चीज़ है, डोंट गिव अप, और कभी हार नहीं माननी, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, आप जिस दिन हार मान लेते हैं ना, उस दिन आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप बस हिम्मत बनाए रखें और तवज्जो बनाए रखें, और वक्त के साथ साथ जो न्यू, जैसे कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजीज़ बदल रही हैं, वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया है, तो आज के दौर के साथ चलें, तब्दीलियों को अडॉप्ट करें, रेजिस्ट ना करें चेंज को। यहाँ पर सुबह पाकिस्तान में वक्त हो गया एक ब्रेक का, वापस आएंगे। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ, मजे मजे की बातें और बहुत सारे खेल, मालूमात का अंदाज, तफरी के रंग, ये सब एक साथ। क्रिएटिव किड्स में पीटीवी के संग।
वेलकम बैक जी। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको कहेंगे वेलकम और कुछ दीगर खबरें भी आपसे शेयर करेंगे। आज 5 तारीख है, 5 मार्च, और 5 मार्च एक ऐसा दिन है जब हम कुछ देर पहले हमने कबीर खान साहब के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाई, तो एक और पाकिस्तान के मायनाज अदाकार, न सिर्फ स्क्रीन के, टीवी के, बल्कि स्टेज के भी बहुत ही शानदार अदाकार, जिनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली और ख़ुद भी उन्होंने इस फ़न अदाकारी को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया और फिर इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाया, सिखाया, ये इनकी खासियत थी। नाम है इनका मसूद अख्तर साहब। तो मसूद अख्तर साहब की आज दूसरी बरसी है। बिल्कुल, उनको बिछड़े 2 साल हो गए। अगर ये कहा जाए कि वो हमारे लिए एक एकेडमी है तो गलत नहीं होगा। उनके हवाले से सुबह पाकिस्तान की खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्टेज और टीवी के फनकार मसूद अख्तर का शुमार मुल्क के मंझे हुए अदाकारों में होता था। अपने खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज से वो किरदारों में हकीकत का रंग भरने का फन खूब जानते थे। मसूद अख्तर 1940 में साहिवाल में पैदा हुए। फनी कैरियर का आगाज कम उम्री में 60 की दहाई में किया। तुम्हारे पास 100 रुपया तो है ना? जी, मैं फिर ले आऊं? नहीं, लाने को कौन कह रहा है, मैं पूछ रहा है तो सही ना? जी सर। अब ठीक है। वो कहते ये है कि जिसके पास अपने खर्च के लिए पैसे हो ना, तो उसके पास अमानत रखानी चाहिए। ठीक है। तबीयत में ठहराव, अल्फाज की खूबसूरत अदायगी और किरदार के मुताबिक तासुरात बनाना मसूद अख्तर का ही खासा था। वो हर किरदार से इंसाफ करते। जब तक ये साथ दे रही है, इसे रहने दो। इस पर खूबसूरत अपार्टमेंट्स बनेंगे, दफ्तर होंगे। ऐसी इमारतें जो होती है ना, इनकी अपनी एक शख्सियत होती है, अपना कैरेक्टर होता है। मसूद अख्तर ने रेडियो पाकिस्तान में भी अदाकारी और सदाकारी के जौहर दिखाए। उनका शुमार 1980 की दहाई में मकबूल तरीन अदाकारों में होता था। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। यूसुफ को झूठी गवाही यहाँ देने के लिए मैंने भेजा था। मुझे मौत का हुक्म सुना दीजिए जज साहब। मैंने मरने के लिए तहत किया है, लेकिन मौत का यकीन है। मैं मर जाना चाहता हूँ। मसूद अख्तर को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा गया। वो फेफड़ों के कैंसर की वजह से 2022 को लाहौर में इंतकाल कर गए। मसूद अख्तर अपनी खूबसूरत अदाकारी के बाइस आज भी शायकीन के दिलों में जिंदा हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वर्दा सलीम की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और एक और खबर आपको दें कि मेटा नामी कंपनी ने एप्लीकेशन ख़त्म कर दी है। कौन सी एप्लीकेशन है रज़वान? मेटा टेक्नोलॉजी कंपनी है और सारी जो सोशल मीडिया की मोस्टली ऐप्स हैं वो इनके कंट्रोल में है। फेसबुक की बात करें, फेसबुक ने काम ये किया है कि उसमें जब भी हम एप्लीकेशन खोलते थे उसमें एक न्यूज़ का बटन आता था कि उसमें आप लेटेस्ट न्यूज़ देख लें। अब जितने भी न्यूज़ नशर करने वाले इदारे हैं उनके साथ लाखों डॉलर्स का मुआहिदा किया था मेटा ने, और 2019 में ये मुआहिदा हुआ था। अब इसको ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ख़त्म किया जा रहा है। इससे कबल मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ासतौर पर यूरोप में इसको ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया था। फ्रांस, जर्मनी में बंद किया था। अब अमेरिका और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये सर्विस बंद की जा रही है। अब इसको क्यों बंद किया जा रहा है? शायद न्यूज़ का जो एक फोरम था या फिर न्यूज़ के जो ज़राए हैं वो बढ़ गए हैं। फेसबुक का न्यूज़ फीचर उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहा, इसलिए शायद इसको खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल, एक और खबर तुमको पता होगी। हाँ बिल्कुल, एक और खबर यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप सार्फिन की, तो जालसाजी और धोखा बढ़ सकता है। वो कैसे जी कि थर्ड पार्टी मैसेजिंग एप्लीकेशन के हवाले से जो नाफिज होने वाले कानून हैं वो ख़तरे से खाली नहीं है। अब ये तो ऑलरेडी सब नाज़रीन जानते हैं कि जो जितने भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं उसमें सबसे पहले आपसे थर्ड पार्टी एग्रीमेंट किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आपके गैलरी, आपके आने वाली कॉल्स, आपके भेजे जाने वाले मैसेजेस, आपकी लोकेशन, ये वो तमाम चीज़ें हैं। इवन कि आपका माइक एक्सेस वो भी इस एप्लीकेशन के पास होगा और आप इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ताकि आपको ये तो यकीन दिलाते हैं कि आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। वो कहाँ यूज़ करते हैं, आपका डाटा कहीं और सेल आउट करते हैं, ये अलग से बात है। अब व्हाट्सएप में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की वजह से होगा ये कि इस जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगी उसकी वजह से आपके मोबाइल में रसाई और मोबाइल से आपके व्हाट्सएप तक रसाई आसान हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबर की कि हवा के बगैर टायर, और जब टायर का जिक्र आता है तो सबसे पहले ख्याल ही आता है कि हम सब घर से निकलते हैं, बाइक पे हों, साइकिल पे हों, गाड़ी पे हों, तो सबसे पहले हम हवा ही चेक करते हैं। चारों टायर देखते हैं, गाड़ी के बराबर हैं टायर, और फिर उसके बाद पानी या बाकी गेजेस चेक करते हैं। लेकिन दुनिया में अब तरक्की हो रही है कि हवा के बगैर टायर बनाया जा रहा है। और एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। बात करेंगे आज के दिन के हवाले से, और आज का दिन मनाया जाता है
तखफीफ असलहे के हवाले से, असलहे का अदम फैलाव, और ताकि पूरी दुनिया से ये जो आतशी असला है ये ख़त्म किया जा सके, जो लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा साबित होता है। खुदा न खास्ता कहीं पर भी अगर असलहा दस्तयाब है और वहाँ पर कोई झगड़ा हो जाता है तो फ़ौरन से पहले ये इस्तेमाल हो जाता है और फिर लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा होता है। हम देखते हैं शादी ब्याह के मौके पर भी बहुत सारे लोग जश्न मनाने के लिए भी, खुशी मनाने के लिए भी हवाई फायरिंग करते हैं, जिसका नुकसान होता है। अब असला नहीं होगा तो इस तरह के नुकसान कम होंगे। लिहाजा आज के दिन एक ट्रीटी साइन हुई थी और आज का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है तखफीफ असला। बिल्कुल, तखफीफ असला और अदम फैलाव के हवाले से मनाया जाता है। बिल्कुल जैसा कि रिजवान ने कहा कि जब होगा ही नहीं असला, ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो फिर उसका गलत इस्तेमाल भी रोक दिया जाएगा। चलिए जी, अब हम आपको बताते हैं एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत सब जानते हैं, बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा है, लेकिन इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ऐसा चबूतरा जो मुकम्मल शीशे का बना है और वहाँ तक सयाहों को एक्सेस है, और वो इस चबूतरे से पूरी दुनिया का नज़ारा कर सकते हैं। 500 फुट से ज़्यादा, 500 मीटर से ज़्यादा, यस 500 मीटर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, और ये है बुर्ज खलीफा का ही चबूतरा जिसके ज़रिए पूरे दुबई का नज़ारा किया जा सकता है। वैसे तो इस पूरी बिल्डिंग को दुनिया की तवील तरीन, बुलंद तरीन इमारत होने का एजाज़ हासिल है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल है, लेकिन इस चबूतरे को भी अब जो है वो मजमूई तौर पर ये 2716 फुट बुलंद बुर्ज खलीफा है, ये बिल्डिंग है, लेकिन इसका चबूतरा अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ चबूतरा है जो मुकम्मल शीशे का तैयार किया गया है और सयाहों को एक हसीन नज़ारा देता है। और आपको ये भी बताएं कि बरतानिया के समुद्रों में घोंगे की दरियाफ्त हुई है, जिसे कहते हैं स्नेल, और ये गर्म पानी का घोंगा है। और आपको ये भी बताएं न सिर्फ इनकी दरियाफ्त हुई है बल्कि बहुत ही अनवा इक़साम के ये घोंगे दरियाफ्त किए गए हैं जो कि गर्म पानियों में पाए जाएंगे। और हमारे कराची के साहिल पे भी नजर आते हैं ना, बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और बहुत आहिस्ता चलते हैं स्नेल। अच्छा, आपको पता है स्नेल बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। अरे वाह, जी हाँ। तो बरतानिया के समुद्रों में साइंसदानों ने घोंगे की ये नई नस्ल दरियाफ्त की है जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तहकीक सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस के माहिरीन ने दरियाफ्त की है, और गर्म पानियों में ये घोंगा पाया जाता है जो कि जो तब्दीलियाँ हैं, मौसमी तब्दीलियाँ हैं, और पानी के अंदर भी बहुत सारी अक़साम है ना, कोई पानी ठंडा है फिर बहुत नीचे चले जाएं तो गर्म है, तो ये गर्म पानी जो बहुत तहे ज़मीन पे पाया जाता है वहाँ से हिजरत करके अब ये यहाँ पर पहुँच गया है बरतानिया के समुद्रों में। और समुद्री घोंगे की ये नई नौ जो दरियाफ्त की गई है इसका नाम है रूस बेलमोर। के मुताबिक बरतानिया और आयरलैंड से टकराने वाले समुद्रों में समुद्री घोंगे की 100 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं। और देखें ये इतना डिफरेंट है कि जो एक्सपर्ट्स हैं जो इन पर रिसर्च करते हैं, इन पर नज़र रखते हैं, उन्होंने जब इसको देखा, इस नई नस्ल को देखा, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले ही कह दिया कि ये कुछ नया है, ये कुछ डिफरेंट है, ये वो नहीं है जिससे पहले हम घोंगे देखते रहे, ये कुछ अलग किस्म का है। बहरहाल जी, ये थी पूरी दुनिया भर से कुछ गैर रवायती मगर दिलचस्प और अजीब खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई। तो जब तक कुछ अजीब ना हो खबर बनती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, खबर होती ही वो जो कि रूटीन से हटकर हो और कुछ अजीब हो। तो आगे बढ़ेंगे रिजवान, और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एक उभरते हुए गुलकार ने। अली हैदर उनका नाम है और अपनी मधुर आवाज़ से मौसीकी की दुनिया के अंदर अपना जादू जगा रहे हैं। हम जब उनसे बात करेंगे तो हम उनसे जानेंगे कि उनका फोटे क्या है, कौन सी लाइन है उनकी, वो पॉप है, हिप हॉप है या फिर क्लासिकल है, और कौन कौन सी टाइप्स होती है। अच्छा, रॉक का भी एक ज़माना था वैसे। रॉक का भी हम देखते हैं पाकिस्तान के जो बैंड से जुनून की बात करें या फिर हम ईपी की बात करें, कॉल की बात करें, इससे कबल स्ट्रिंग्स ने, वाइटल साइंस ने नाम बनाया पाकिस्तान का और पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। अब रॉक का ज़माना उस तरह से, या हार्ड रॉक का, मेटल रॉक का ज़माना उस तरह से नहीं रहा। बहुत कम उनके लिसनर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, लेकिन म्यूज़िक के फॉलोअर्स तो हर जगह मौजूद हैं और हर कोई मौसीकी की ज़बान को समझता है। तो अली हैदर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से? I'm good. What about you? अली, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप क्या गाते हैं। First of all, I would like to thanks to you, all of you कि मुझे आपने इनवाइट किया। जो मेरा बेसिक जॉनरा है वो पॉप है, साथ में थोड़ा क्लासिकल भी गा लेता हूँ, और यही दो मेरे जॉनर्स हैं। पॉप से आपको पता है पायनियर्स ऑफ पॉप पाकिस्तान में एक जिक्र आता है आलमगीर साहब का, बिल्कुल, और फिर जिक्र आता है नाजिया हसन का। खूबसूरत आवाज़ रखती थी वो बिल्कुल, और आज भी उनका नाम जो है वो जिंदा है अपनी आवाज़ की वजह से। तो आपकी तरफ दोबारा आएंगे अली हैदर, कुछ सबसे पहले तो हमें गा कर सुनाएं, फिर उसके बाद हम कोई और बात करेंगे। थैंक यू। अभी एक ट्रेंडिंग सॉन्ग कर रहा हूँ, इश्क मुर्शिद, आपने सुना होगा। एग्जैक्टली जी, ऐसा ही है। जाने अदा
जहां रे नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया पागल या जोगी मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर लूं सोचनम मैं चाहे हो जो भी भला ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सब रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं। थैंक यू। ये तो हमें पता चल गया कि आप जो है वो पॉप गाते हैं, कहीं अहमद जहाँ से मुतासिर भी लग रहे हैं हल्के से। जी जी काफ़ी सुना है मैंने उनका, जो मैं उनका वो एक गाना सुना था आपकी याद आती रही रात भर। वाह क्या गजल है, सुना क्या होगा शायद खूबसूरत आपने। गजल है और ये बड़ी मुश्किल गजल है। ये तो मुश्किल है काफ़ी, लेकिन बहुत प्यारी। जिस तरह से उसकी कॉम्पोजिशन हुई हुई है, उसके जो लिरिक्स हैं अगर आप देखें तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग है और काफ़ी मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक पीसफुल सी फीलिंग आती है उसको सुन के, तो वो इस तरह की गज़ल है। अच्छा, आपका नाम भी अली हैदर है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़े फेमस सिंगर भी रहे हैं अली हैदर। अली हैदर, हाँ। ठीक है, तो उनसे भी कुछ इंस्पिरेशन है या सिर्फ नाम ही है एक जैसा? सिर्फ एक नाम सुना, इतना कुछ सुना नहीं उनके गाने मैंने, लेकिन मैं अच्छा अहमद जहांज़ेब का आप हमें वो तेरी याद, अगर आपको याद है, हाँ हाँ तेरी याद आती रही रात, जरूर। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर आपकी याद आती रही रात भर, रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी इसका एक अंतर है, बहुत प्यारा है, मैं आपको सुनाता हूँ। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना गलियों में फिरता रात भर, रात अली हैदर, बहुत खूबसूरत आवाज़ है बहुत आपकी, मुश्किल बहुत गज़ल है। मधुर आवाज़ है, दिल को छू जाने वाली आवाज़। कितना प्रैक्टिस करते हैं? स्टूडियोज़ है आपका, म्यूजिक स्टूडियोज़ है? जी मैंने अपना ओन क्रिएट किया स्टूडियो, घर में जिसे कहते हैं ना कि रूम के अंदर छोटा सा स्टूडियो क्रिएट करना। घर वालों ने इजाजत दे रखी है, इसका मतलब है। उसी रूम में बेड भी पड़ा हुआ है, गिटार्स भी हैं, जिम सिस्टम भी है, कितना रियाज करते हैं? कोई बात नहीं, आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी जिंदगी ऐसी मतलब होती एक ही रूम में सब कुछ। तो दोस्त कितने हैं आपके? दोस्त मेरे वफादार या बेवफा दोस्त होते हैं, दोस्त होते हैं भाई, कैटेगरीज नहीं होती, होती हैं, आई थिंक होती हैं। वो दोस्त नहीं होते ना, वो दोस्त नहीं होते हैं। लेकिन आप आजकल कितनों के दोस्त हैं, यूं कह लेते हैं। चलें इसको चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, आप कितनों के दोस्त हैं? मैं तो सबका हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं काफ़ी लोगों के दोस्त हूँ, जिसके साथ मैं होता हूँ दोस्ती एंड तक निभाता हूँ। सर दोस्ती की बात करें तो म्यूजिक से दोस्ती आपकी कब हुई?
म्यूज़िक से मेरी दोस्ती हुई थी 2015 में 16 में। अच्छा। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। तो उस टाइम मैं स्कूल में नात वगैरह पढ़ा करता था, तो एप्रिसिएशन मिलती थी काफ़ी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर म्यूज़िक की तरफ भी आ गया, सिंगिंग की तरफ। कंपोजिशन का भी है आपको शौक? जी, खुद मैं भी कुछ कंपोज compositions किया है वगैरह आपने? करता हूँ। हाँ जी, अपनी ओन तो कंपोजिशन जब को। पहली दफ़ा घर वालों को सुनाया तो क्या रिएक्शन था? जब मैं अपनी मदर को, ज़्यादातर मेरी मदर इंटरेस्टेड होती है, उनको मैं सुनाता भी रहता हूँ, मतलब कोई भी मैंने कंपोजिशन किया तो उनको अच्छी ही लगती है मेरी कंपोजिशन। घर से मुकम्मल सपोर्ट है? जी जी, सपोर्ट है घर की तो तरफ। कहीं से सीख भी रहे हैं या खुद से ही सीख रहे हैं और खुद से ही प्रैक्टिस खुद कर से रहे हैं? यूट्यूब से ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता सोशल मीडिया आजकल ऐसा है कि वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। और गिटार भी आपने वहीं से सीखा? जी, मैंने गिटार भी वहीं से। अरे वाह वाह, हमारे वो नाज़रीन जो सीखना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहें, हारमोनियम सीखना चाहें, वायलिन सीखना, कुछ भी सीखना चाहें, तो आपके पास ये एक्सेस मौजूद है कि अपना मोबाइल उठाएं, आप वीडियोस देखें, ट्यूटोरियल्स लें और उससे सीख सकते हैं, और उसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद तो है। कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अली कैसे देख रहे हैं अपने फ्यूचर को? आने वाले वक्त में मज़ीद आप क्या म्यूज़िकल जो चीज़ें हैं वो डेवलप करेंगे? अपना आपने कोई सॉन्ग बनाया है, अपनी कोई कंपोजिशन है, तो वो सुबह पाकिस्तान के नाज़रीन को सुनाइए, वो शेयर कीजिए हमसे। जी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने एक सॉन्ग लिखा था, और वो उसकी मैं पहले उसका थीम एक्सप्लेन कर दूँ कि जब कोई आपको उम्मीद देता है, then उसके बाद सडनली वो गायब हो जाता है, चला जाता है, तो उसके बाद किसी इंसान की कैफियत क्या होती है, तो उसके ऊपर मैंने एक सॉन्ग कंपोज किया था, मैं आपको सुनाता हूँ। सॉन्ग का नाम है इजहार मोहब्बत। इजहार मोहब्बत। इजहार मोहब्बत क्यों करके खुद ही बदल गया, छोड़ के जाएंगे ना हम, खुद ही चला गया। दिल में उम्मीद जगा कर तोड़ गया दिल, उम्मीद दिला कर। क्यों यारा, क्यों यारा, ओ यारा, क्यों यारा। तू वादा तोड़ कर क्यों तू चला गया, सुना था बेवफाई लफ्ज है फकत, देख भी लिया तुझे आज़मा कर। मैं तेरा था मगर क्यों तू मेरा ना बना, क्यों किया कुछ तो बता। क्यों यारा, ओ यारा, ओ यारा, क्यों यारा। वाह, खूबसूरत, बहुत मेरी अपनी प्यारा composition गाना, थी। बहुत अच्छा ये तो आपकी कंपोज अपनी किया कंपोजिशन है और आपने, बहुत प्यारी अच्छा। कंपोजिशन है। अच्छा, तो वैसे दिल टूटा है? सबका टूटता है एक ना एक बार जिंदगी में। ये टूटने के बाद है या जिनके टूट चुके हैं उनके लिए गाया आपने? टूटने के बाद है। टूटने के बाद है अपना, क्योंकि कोई आर्टिस्ट भी जब भी कोई चीज़ कंपोजिशन करता है तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है थ्रू म्यूजिक। तो इसके लिरिक्स किसने लिखे हैं? खुद ही लिखे हैं सर। कितना वक्त लगा आपको ये सॉन्ग बनाने में? ये सॉन्ग 15-16 मिनट्स में compose हो गया। 15-16 मिनट्स? माय गॉड, कंपोजिशन, लिरिक्स। जिस टाइम मैं लिख रहा था उसी टाइम की कंपोजिशन मेरे माइंड में, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका मूड किस तरह से है। अच्छा। सम टाइम आप हैप्पी होते हैं तो आप थोड़ी हैप्पी कंपोजिशंस आ जाती हैं माइंड में, और जब ज़्यादातर मेरी सैड कंपोजिशंस होती हैं। और हैप्पी सॉन्ग कोई नहीं बनाया आपने? हैप्पी बनाए हैं, एक आधा बनाया माइंड से भी फिलहाल, उसकी भी कंपोजिशन चल रही है। अच्छा, मुकम्मल नहीं हुआ वो। तो वैसे अगर हम जिक्र करें अहमद जहाज़िब के अलावा और किसको सुनते हैं? आसिम अज़हर, आतिफ असलम, आतिफ असलम, आसिम अज़हर। आसिम अज़हर और आतिफ असलम। वैसे लाइव परफॉर्म करने का मौका मिला आपको? बहुत। टेस्ट फेस्ट में मैंने परफॉर्म किया है। अभी बिलाल सिद्ध का रिसेंट कॉन्सर्ट हुआ था इकरा यूनिवर्सिटी में, हम इसको स्पॉन्सर कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी जो ओपनिंग थी वो मैंने की थी। कैसा रिस्पॉन्स होता है क्राउड का? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्राउड का काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे करते हैं कि जब वो गा रहे होते हैं ना
तो वो प्रेफरेंस ऑडियंस की नहीं देख रहे होते, क्योंकि जब हमने स्टेज पे परफॉर्म करना होता है तो हम ऑडियंस की प्रेफरेंस देखते हैं कि ऐसा क्या परफॉर्म करें, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग किस तरह की करें ताकि क्या ऑडियंस जो हमारी वो सुने, उनको पसंद है। तो मेरे सॉन्ग थोड़े से ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा आवाम को लाइक ऑडियंस जो मेरी डांस एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप खुद जो है क्या एंजॉय करते हैं ज़्यादा, ऑडियंस के बीच में लाइव परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं या स्टूडियोज़ के अंदर जो अपनी कंपोजिशन कर रहे होते हैं बिल्कुल खामोशी से कोई ना हो उसको एंजॉय करते हैं? बोथ आई थिंक। ऑडियंस का साथ जो ऑडियंस के सामने जो मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ उसका एक अलग वाइब होती है, और जो खुद में अकेले बैठ के कर रहा होता हूँ उसकी एक अलग वाइब होती है। पम्प्ड अप हो जाता बना ना जरा, जब ऑडियंस सामने आपको लाइव एप्रिसिएशन मिल रही होती है, फिर रिएक्शन भी आ जाता है समटाइम्स ना, कि अगर उनको कोई गाना उनके मिजाज के मुताबिक या मूड के मुताबिक नहीं है, फिर अगर आप शो ओपनर हैं तो किसी आर्टिस्ट का आप इंतजार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, तो उसका इंतजार भी नहीं करते लोग, कहते हैं जी फौरन से पहले वो आ जाएं, जो तरतीब है वो ना हो। तो हमें कुछ गाना हम वो भी सुनेंगे। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर बहुत सारे हैं। अहमद जान ज़ेब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और बहुत खूबसूरत गाते हैं, और आपने भी खूब निभाया, बहुत अच्छा निभाया है। आतिफ असलम मुझे अच्छे लगते हैं। आतिफ असलम यानी कि हमारा इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है कि किस कौन सा गाना पिक किया जाए। दोनों की कैटेगरीज डिफरेंट है, आतिफ असलम डिफरेंट है। तो आतिफ असलम का कोई गाना सुनाएंगे? आदत सुनेंगे। आए हाय ठीक है आतिफ असलम भी सुनेंगे और साथ साथ हम अल्लाह हाफिज भी कहेंगे इसी गाने के साथ। हम आपको इजाजत देते हैं आपसे, हमारी तरफ से राफिया और रिजवान की जानिब से अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में, और जाते जाते अली हैदर का गीत, अली हैदर की आवाज़ में गाना सुनेंगे हम आतिफ असलम का आदत। अल्लाह हाफिज। ना जाने कब से उम्मीद है कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से। जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। सभी बातें हैं भुला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें।